एक KSH हॉस्पिटल जहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी होता है, वहाँ का प्रो डॉक्टर चा जियोंगवू KSH हॉस्पिटल को लैब करने वाला है US के बिंटन ब्यूटी सेंटर से, और वहाँ का इंचार्ज डॉक्टर जियोंगवू होने वाला है। मीन्स वो थोड़े दिन बाद अब्रॉड जाने वाला है। दूसरी तरफ बात की जाए फीमेल लीड की, तो वो एक डिटेक्टिव है जिसका नाम ली मिन ह्योंग है। वो एक केस के सिलसिले में एक पब जाती है उस लड़की को पकड़ने जो लड़कों को बकरा बनाकर पैसा लूटती है, और पुलिस से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाए रखी है। और लास्ट सर्जरी उसने डॉक्टर चा से करवाई थी। उस पब में इत्तेफाक से डॉक्टर चा भी मौजूद होते हैं और वो लड़की उसे रोककर बात करती है, जिसे दूर से मिन ह्योंग दिखती है। उतने में वहाँ हान वूजिन आता है और डिटेक्टिव पे लाइन मारता है, क्योंकि ये ऐसा भवरा है जो पब जाता है और फूलों के इर्द गिर्द मंडराता है। मिन ह्योंग के लिए अभी वो डिस्ट्रैक्शन बन रहा था, क्योंकि उसका फोकस उस लुटेरी औरत पे था। पर तब तक वहाँ से डॉक्टर चा चला जाता है और वो लुटेरी डिटेक्टिव को देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है। मिन ह्योंग वूजिन को दफा करके उसके पीछे भागती है और आखिर में बहुत मारा पीटी करने के बाद वो उसे पकड़ लेती है। अगले दिन KSH हॉस्पिटल में एक बाप अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर चा के पास लेकर आता है सर्जरी के लिए। वो आदमी डॉक्टर से कहता है कि गलती से गर्म पानी उसके बेटी के चेहरे पे गिर गया, पर डॉक्टर चा को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसे जले हुए स्किन को देखकर लगता है कि ये गलती से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर वो उन्हें ये कहकर मना कर देता है कि वो कॉस्मेटिक सर्जन है, वो ब्यूटी इनहेंस करता है, चेहरे को रिपेयर करने का काम उसका नहीं है। उसका बाप गुस्से में उस डॉक्टर को बुरा भला बोल वहाँ से निकल जाता है। उस आदमी को लगता है कि वो गरीब सा दिखता है, इसलिए उसे लगता है कि वो सर्जरी के पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए डॉक्टर उसे मना कर रहा है। फिर दिखाया जाता है कि एक लड़की वहाँ सर्जरी कराने के लिए आती है। अपना फेस का वो कॉन्टोर चेंज करना चाहती है, क्योंकि वो एकदम अलग इंसान जैसे दिखना चाहती है। डॉक्टर चा उसे अच्छे से सोच समझ कर डिसाइड करके वापस आने को कहते हैं। जब वो लड़की पार्किंग एरिया में होती है, वहाँ एक लड़का आता है जो उस लड़की को स्टॉक करता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ रिलेशनशिप में आने को कहता है। वो मना करती है तो वो जबरदस्ती करने लगता है, जिसपे वो उसे पुश करती है और वो नीचे गिर जाता है और उसे थोड़ी हाथ में खरोच आ जाती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वहाँ एक कांच के बॉटल से वो उसके फेस पे मारता है, जिससे उसके फेस के बोन का फ्रैक्चर हो जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ डॉक्टर किम, जो उस हॉस्पिटल का सीनियर है, उस लड़की को इंजर्ड देख लेता है और डॉक्टर चाह को इमरजेंसी में सर्जरी करने को कहता है। पहले तो वो मना करता है ये बोलकर कि वो फेस पे रिकंस्ट्रक्शन नहीं करता, लेकिन डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम इमरजेंसी सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में सर्टिफाइड हो, ये काम तुमसे अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता। और प्लस हॉस्पिटल को प्रमोट करने और उसके फ्यूचर को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए वो उसे जोर देता है। और उस लड़की को इमरजेंसी सर्जरी की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसकी सर्जरी कर देता है। उस क्राइम सीन पे मिन ह्योंग पहुंचती है, CCTV फुटेज देखती है, पर उस कल्प्रेट का काला करतूत उस कैमरे में नहीं आता। उल्टा ये आता है कि उस लड़की ने उसे पुश किया। वो लड़का इसी बात का फायदा उठाकर खुद बच निकलना चाहता है। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव का पार्टनर स्योंग गांग उस लड़के से पूछताछ करता है, पर वो कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस लड़की ने उसे पहले पुश किया था और वो बस एक एक्सीडेंट था। डिटेक्टिव मिन ह्योंग डॉक्टर चाह के पास जाती है पेशेंट का रिपोर्ट मांगने, क्योंकि इम्पल्स होकर कोई भी हीट करेगा तो एक बार ही करेगा, लेकिन उसके चेहरे पे दोबारा भी हीट किया गया था, जो कि इंटेंशनल था। पर चाह कहता है कि वो अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ऐसे रिवील नहीं करता जब तक कि वारंट ना हो। उतने में वहाँ वो आदमी फिर से आ जाता है, उस डॉक्टर को बुरा भला कहने लगता है, क्योंकि उसकी बेटी घर से भाग गई थी और मिल नहीं रही थी। वहाँ वूजिन और कुछ नर्स उस आदमी को बाहर निकालने आते हैं और मिन ह्योंग उसे देखकर पहचान लेती है कि ये तो वही ठरकी है, तो ये डॉक्टर है। दरअसल वूजिन भी उसी हॉस्पिटल में एक सर्जन है, पर डॉक्टर चाह की तरह प्रो नहीं है। यहाँ वो लड़की डिस्चार्ज हो जाती है और डॉक्टर चाह उसे 10 दिन बाद फिर से चेकअप कराने के लिए कहते हैं, जिस पे वो बोलती है कि उसे नहीं पता कि वो इन 10 दिनों तक जिंदा भी होगी या नहीं। जब वो हॉस्पिटल से निकलती है तो वो लड़का उसे जबरदस्ती कार में बैठा कर ले जाता है। वहाँ डिटेक्टिव मिंग ह्योंग पहुँचती है और उसे कार से ज्यादा देख लेती है, पर अचानक से उसकी गाड़ी टक्कर लगने की वजह से वो डॉक्टर चाह के कार में बैठकर उस कार का पीछा करती है। वो लड़की फिर उस लड़के को कहती है कि उसके पास एक एविडेंस है जो ये साबित कर देगा कि वही कल्प्रेट है। वैसे तो एविडेंस नहीं था, वो बस उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी कि उसी ने सब किया है। वो सारी बात रिकॉर्ड कर रही थी और वो सारा सच उगल भी देता है और कैमरा देखकर उसे मारने लगता है। डॉक्टर चाह किसी तरह स्पीड बढ़ाकर उस लड़के के कार को ओवरटेक कर लेता है और इस तरह वो लड़का पकड़ा जाता है। ये न्यूज आग की तरह पूरे टीवी पे फैल जाती है और उस दिन वो सबकी नजरों में हीरो बन जाता है। उस इंसिडेंट की वजह से उसे अपना पास्ट याद आने लगता है।
जहाँ उसकी फियांसी को किसी ने मार दिया था और वो इमरजेंसी सर्जरी में बिजी था उस वक्त। यहाँ वो आदमी ये सारे न्यूज देखता है और उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो गुस्से में केएसएच के कार्ड पे उसके लिए बुरा भला लिखता है कि कैसे वो पेशेंट्स में भेदभाव करता है। फिर दिखाया जाता है कि पुलिस आती है और वो आदमी अपार्टमेंट के नीचे मरा हुआ मिलता है और उसके पॉकेट से ये कार्ड निकलता है। दिखने में ऐसा लगता है कि इसने डॉक्टर चा की वजह से सुसाइड किया था। डॉक्टर चा को अपनी फियांसे हेजिन के मर्डर के बारे में बस इतना ही याद था कि उस दिन वो दोनों अपने वेडिंग की ड्रेस लेने गए थे और उसे इमरजेंसी सर्जरी करने के लिए जाना पड़ा था। और ओटी से निकलने के बाद जब वो देखता है तब उसकी फियांसे का कॉल आ रहा होता है। वो दर्द में थी और उसे कह रही थी कि मुझे तुम्हें ये सब के बारे में पहले बता देना चाहिए था। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर वो भागते हुए उसके पास जा रहा होता है और जल्दबाजी में रोड क्रॉस करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब होश आता है तब उसे अपनी फियांसे की मौत की खबर मिलती है। जैसे कि उस आदमी जिसका नाम नामगी टेक है उसके पास से उसका लिखा हुआ नोट मिलता है, तो ये खबर पूरे न्यूज़ और आर्टिकल्स में फैल जाती है। उसकी इमेज आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगती है। कोई पेशेंट उससे कंसल्टेशन के लिए नहीं आ रहा होता है और जितनी भी सर्जरी शेड्यूल्ड थी वो सब कैंसिल होती जा रही थी। डॉक्टर किम तो इस बात से परेशान थे उसके लिए, पर डॉक्टर चाह को वैसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी एक फीमेल फ्रेंड जो कि एक लॉयर है वो ये न्यूज़ सुनकर उसके पास मिलने आती है। यहाँ मिस्टर किम सोच रहे थे कि कैसे इसकी इमेज को सही करें और हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन पहले जैसा करें। तो फिर वो इसको कवर अप करने के लिए पुलिस स्टेशन में एक ऑफर लेकर वहाँ के डायरेक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर चाह विक्टिम्स की फ्री में सर्जरी करेगा। पर डॉक्टर चाह ने कहा मैं सिर्फ 3 लोगों की ही सर्जरी करूँगा बस। यहाँ मिन ह्योंग नाम की तेक के घर तलाशी ले रही होती है। देखने में ना तो खून के धब्बे दिखते हैं और ना ही हाथापाई के निशान नजर आ रहे होते हैं। वहाँ बगल वाले घर की औरत ने भी कुछ नहीं देखा था, सीसीटीवी में भी कुछ नहीं था। लग तो सुसाइड ही रहा था, पर मिन ह्योंग को दाल में कुछ काला लगता है क्योंकि उसके घर के कैलेंडर में उस आदमी ने डिफरेंट सर्जरी हॉस्पिटल के नाम लिख रखे थे और कौन कौन से दिन वहाँ जाना है वो भी अपनी बेटी की सर्जरी के लिए। सो मिन ह्योंग का मानना है कि अगर एक हॉस्पिटल ने मना कर दिया तो वो बाकी के हॉस्पिटल में जाता है, इसीलिए तो कैलेंडर में मार्क लगा रखा था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस स्टेशन में दूर से उस आदमी की बेटी को देख मिन ह्योंग उसके पास जाती है तो वो कहती है इसका ये चेहरा उसके डैड की वजह से ही जला है। उन्होंने ही पीकर नशे की हालत में ऐसा किया था और अपनी गिल्ट को कम करने के लिए उसकी सर्जरी करवाना चाहते थे और उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि उसके डैड की मौत की वजह से उसके ये चेहरे की बात सबके सामने आ रही है जिसे वो छुपाना चाहती है। सो वो चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द खत्म हो। उन्हें फिर एक केस मिलता है जहाँ एक लड़के ने लेडीज वॉशरूम में जाकर एक लड़की को सेक्सुअली हैरेस किया और उस लड़की ने सेल्फ डिफेंस में उसके फेस पे चाकू से हमला कर दिया। क्राइम सीन पे जब मिन ह्योंग पहुंचती तब वहाँ उस लड़की के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जो उसे कंसोल कर रहा था। उसका बॉयफ्रेंड ये बताता है कि वो लोग जब साइबर में कंप्यूटर पे गेम खेल रहे थे तो वो लड़का जो वहाँ का पार्ट टाइमर था वो उसकी गर्लफ्रेंड को बार बार देख रहा था और जब गलती से उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक का कैन गिर गया था तो वो वहाँ उनके सीट के पास आकर सफाई कर रहा था जानबूझकर, जिसकी वजह से वो गेम में हार गया और वो फ्रस्ट्रेट होकर उस पर चिल्लाने लगा। फिर उसकी गर्लफ्रेंड वॉशरूम गई और उसके पीछे वो पार्ट टाइमर, और ये सब उसका बॉयफ्रेंड देखकर उन लोग के पीछे गया तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में छुरी है और वो पार्ट टाइमर जख्मी नीचे गिरा हुआ है। मिन ह्योंग उस लड़के से पूछती है क्या वो हमेशा ये छुरी कांटा लेकर घूमती है, तो उसका बॉयफ्रेंड जवाब देता है कि हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए। फिर मिन ह्योंग असॉल्ट की एविडेंस के लिए उसे अपने साथ हॉस्पिटल चेकअप कराने ले जाती है, पर वो मना करती है। वो बोलती है कि जब वो जोर जबरदस्ती कर रहा था तभी उसने उसे चाकू से मारा, तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसके लिए उसे चेकअप कराना पड़े। लेकिन फिर भी मिन ह्योंग उसे चेकअप कराने ले जाती है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त उस लड़के का बॉयफ्रेंड आता है। मिन ह्योंग उसके स्नीकर पे खून के धब्बे देखती है जिसपे वो कहता है कि वॉशरूम में जाते वक्त लग गया होगा। मिन ह्योंग उसके स्नीकर को टेस्ट करवाने के लिए उतरवा लेती है। वहाँ उस पार्ट टाइमर को केएसएच हॉस्पिटल डॉक्टर चा के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर चा उसको ध्यान से देखता है। वो थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है तो वो उसे साइड में ले जाकर बात करता है। पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर है और ये भी पता चलता है कि उसने 3 हफ्ते पहले ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया था और सर्जरी की वजह से वो सूज गया था। तो डॉक्टर चाह वो इम्प्लांट निकाल देते हैं। यहाँ जब मिन ह्योंग उसके हॉस्पिटल पहुँचती है और ये सब पता लगता है तो समझ नहीं आता है कि वो ट्रांसजेंडर है और अपनी सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन से वैसे ही परेशान था, तो वो क्यों किसी लड़की को असॉल्ट किया होगा। फिर उसे सियोगांग का कॉल आता है जो बताता है कि वो पार्ट टाइमर औरतों के वॉशरूम यूज किया करता था और ये चेक करके कि वॉशरूम में भीड़ तो नहीं है ताकि उसकी आइडेंटिटी सबके सामने ना आ सके। सर्जरी खत्म होने के बाद जब मिन ह्योंग डॉक्टर चा से पेशेंट का रिपोर्ट मांगती है तो वो फिर से मना कर देते हैं। वो कहती है हाँ ठीक है मत दो, वैसे भी उसके आइडेंटिटी से हम ये साबित नहीं कर सकते कि उसने ऐसा नहीं किया होगा। वैसे तुम बताओ तुम क्यों विक्टिम की मेडिकल सपोर्ट कर रहे हो, तुम कैसे राजी हो गए। वो बोलता है तुम बस अपना इन्वेस्टिगेशन करो, ज्यादा पूछताछ मत करो मुझसे।
अगले दिन वो जब ये न्यूज़ देखता है अपने बारे में तो डॉक्टर चा को कहता है कि उसने ये सब नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड ने सेल्फ डिफेंस में ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ जब सियोगांग उस पार्ट टाइमर को पूछताछ के लिए ले जा रहा होता है तब डॉक्टर चा उसे कहते हैं, देखो इसके चेहरे पे जो कट है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, अगर हमलावर की हाइट छोटी होती तो ये नीचे से ऊपर जाता। तो सियोगांग उस लड़की के घर जाता है और वहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर भागने लगता है। यहाँ मिन ह्योंग को भी स्नेगर की रिपोर्ट मिल गई थी कि खून लगा नहीं है बल्कि खून के निशान ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि उसके चीटे उस शू पे पड़ा था। मीन्स उस पार्ट टाइमर पे हमला करते वक्त वो चीटा उसके जूते पे लग गया। सियोगांग उसका पीछा कर रहा होता है और वहाँ मिन ह्योंग भी पहुँच जाती है और आखिरकार वो लड़का पकड़ा जाता है। हमला करने की वजह पूछने पे वो बताता है कि उसकी वजह से वो गेम में हार गया था और जब वो पार्ट टाइमर को वॉशरूम के बाहर इंतजार करते हुए देखता है तो वो उसे अंदर ले जाकर नाइफ से उसके चेहरे पे हमला कर दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड टॉयलेट से बाहर निकल कर कहती है, तो पागल वागल हो गया है क्या, उस स्टूपिड से गेम की वजह से तूने ऐसा किया। फिर वो लड़का खुद बचने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े फाड़ देता है और कहता है कि जब पुलिस आए तो कहे कि ये छेड़ रहा था और तूने सेल्फ डिफेंस में ये सब किया। फिर पार्ट टाइमर डॉक्टर चाह को शुक्रिया अदा करता है और उसे अपनी बनाई एक पेंटिंग देता है। पुलिस स्टेशन में नामगी तेग के केस पे मिन ह्योंग सियोगांग से बात कर रही होती है। उतने में उसे नामगी तेग की बेटी का कॉल आता है। वहाँ वो अपनी पड़ोस की औरत के घर में बैठी होती है और वो औरत एक फुटेज दिखाकर कहती है यही है वो, पर उसने चेहरा ठीक से नहीं देखा था। वो कहती है वो डर गई थी इसलिए उसने पहले कुछ भी नहीं कहा और वैसे भी उस रोज वो नशे की हालत में थी। सो उसने एक झलक ही देखा उस आदमी का जो उस रात उस अपार्टमेंट से निकला। वो काला कपड़ा पहने हुए था और जूते पे टेप लगा हुआ था, इसीलिए कोई फुटप्रिंट नहीं मिला था उन लोगों को। मिन ह्योंग सियोगांग से अकेले में कहती है कि जब उस आदमी ने उसे मारा तो इसमें डॉक्टर चा कहाँ से आया, क्या कोई डॉक्टर चा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। सियोगांग कहते हैं हाँ पॉसिबिलिटी है कि कोई डॉक्टर चा के खिलाफ ग्रज रखे हुए और इसका मतलब ये है कि डॉक्टर चा की जान खतरे में है। वहाँ डॉक्टर चा हॉस्पिटल से निकलता है तो दिखाया जाता है कोई उसका पीछा कर रहा है और जब वो जनरल स्टोर से कुछ लेकर वापस आ रहा होता है उतने में वो गाड़ी जो उसका पीछा कर रही थी उसके सामने उसे मारने के लिए बढ़ती है। सो जैसे ही मिन ह्योंग सुनती है कि डॉक्टर चा की जान खतरे में है वो अपनी कार लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पार्किंग एरिया से चा को जाते हुए दिखती है और उसके पीछे एक कार जिसमें वही आदमी बैठा था जो उसने फुटेज में देखा, वही काला कपड़ा, ब्लैक कैप और मास्क लगाए हुए, जिसे देख वो उसका पीछा करती है। सियोगांग को कॉल करके कार का नंबर बताकर इंफॉर्मेशन निकालने को कहती है। सियोगांग कहता है ये कार 1 घंटे पहले चोरी हुई थी। फिर जैसे ही वो डॉक्टर चा को स्टोर से निकलता और उस गाड़ी को उसके आगे बढ़ता हुआ देखती है तो वो बीच में आ जाती है, जिसे देख वो कार वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर चा फिर घर चले जाते हैं और यहाँ जब वो चोरी हुई कार मिलती है तो सियोगांग कार के ओनर से पूछताछ करता है। पता चलता है कि कार से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। फिर मिन ह्योंग डॉक्टर चा को कॉल लगाकर पूछती है कि वो सही से घर पहुंचे या नहीं और वो उस गाड़ी के बारे में पूछता है। सो वो बता देती है कि गाड़ी चोरी की थी और उसके आगे वो पता करने की कोशिश कर रही है। अगले दिन दिखाया जाता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट की एक कैंडिडेट जो बहुत खूबसूरत है उसका फोटोशूट चल रहा होता है। फिर वो अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है और जब वो जा रही होती है तो रास्ते में एक औरत उसके सामने आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, कौन है वो। तो वो औरत उस लड़की को बुरी लड़की कह के उसके ऊपर तेजाब फेंक देती है। जब उस औरत से पूछताछ की जाती है कि वो वहाँ क्या कर रही थी तो वो बोलती है कि वो काम वाली बाई है और उसकी मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया और वो बस उस जगह ऐसे ही टहल रही थी और उस कैंडिडेट को पहचानने से साफ इनकार कर देती है। उसकी ऐसी बातों से सियोगांग को लगता है ये थोड़ी दिमाग से ढीली है। दूसरी तरफ नांगी तेग की बेटी नाम हियोजू हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर चा को बोलती है कि उसके डैड उसकी वजह से मरे हैं क्योंकि वो आदमी जिसने उसे मारा वो उसके खिलाफ ग्रज रखे हुए था। वो बताती है कि ये सब उसने पिछली रात डिटेक्टिव को बात करते हुए सुन लिया। पुलिस स्टेशन में मिन ह्योंग सीसीटीवी फुटेज कंपेयर करवाती है, एक जिसमें आदमी अपार्टमेंट से नामगी तेग को मार के निकल रहा होता है और दूसरा जिसमें वो चोर कार चोरी कर रहा था। दोनों आदमी की कद कामद एक जैसे ही नजर आ रही थी, तो हो सकता है कि दोनों एक ही आदमी का काम है। वहाँ पुलिस स्टेशन में डॉक्टर चा भी आता है, मिन ह्योंग से बात करता है, पूछता है क्या नामगी तेग का मर्डर हुआ था और क्या जो आदमी उसका पीछा कर रहा था और खूनी दोनों एक ही है। वो कहती है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है। वो बोलता है नहीं और कहता है अगर उसे इस केस के सिलसिले में कुछ और भी जानकारी मिले तो उसे भी बताए। वहाँ से निकलकर जब वो कार में बैठता है तो उसे याद आता है जब उसकी फियांसी के मर्डरर को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था
और वहाँ पूरी मीडिया मौजूद थी और वो गुस्से में आकर उससे पूछता है उसने ऐसा क्यों किया, और उसका मास्क खोल देता है और मर्डरर का चेहरा रिवील हो जाता है। तो उसे लगता है शायद ये सब वही कर रहा है उससे इस बात का बदला लेने के लिए। वहाँ हॉस्पिटल में अपने बेटे डॉक्टर चा की खबर सुनकर उसकी माँ आती है। वूजिन आकर जब उससे बात करता है तो पता लगता है कि वो अपने बेटे की सारी खबर इसी के थ्रू लेती है। फिर वो डॉक्टर किम से पूछती है कि आखिर उन्होंने उनके बेटे को इस क्राइम विक्टिम के मामले में क्यों ढकेला, ये जानते हुए कि उसका पास्ट कितना खौफनाक था। डॉक्टर किम कहते हैं कि मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, देखा नहीं कितना पत्थर हो गया है, थोड़ा बहुत विक्टिम की केयर करेगा तो दिल में हमदर्दी जागेगी। और वैसे भी एक वक्त था जब आपने भी क्राइम और प्रिजनर के प्रोग्राम को वॉलंटियर किया था। फिर वो उसे उस बाप के बारे में बताता है जो अपनी बेटी को लेकर आया था यहाँ सर्जरी कराने। वो कहती है मैं इसे जानती हूँ, ये जेल से कब निकला। वो कहता है बस 1 महीने पहले ही। फिर उस एसिड अटैक विक्टिम को KSH हॉस्पिटल लाया जाता है। मिन योंग उससे पूछती है क्या वो उस अटैकर को जानती है। वो कहती है नहीं, उसने तो इनफैक्ट उसे पहली बार देखा था। डॉक्टर चा को एक नर्स बताती है कि ये जो कैंडिडेट आई है ये आपकी पेशेंट है, इसने एक बार आपसे ही अपने चीक बोन को शेप देने के लिए सर्जरी करवाई थी और उसी एरिया में अटैक हुआ उस पे। वो फिर पेशेंट से मिलने अंदर जाता है और उसे कहता है ऐसे केमिकल बर्न के केस में इतनी जल्दी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं कर सकते, सो कुछ दिन तक ड्रेसिंग होगी, सो रोज हॉस्पिटल में आना होगा। पर वो कहती है कि उसे डर लग रहा है, एक तो वैसे भी वो अकेली रहती है। तो डॉक्टर चाह उसे एडमिट कर लेते हैं और फिर उसके चीक बोन का इम्प्लांट रिमूव कर देता है ताकि वहाँ इन्फेक्शन ना हो सके। यहाँ पुलिस स्टेशन में मिन योंग और सियोगांग कल्प्रिट की फैमिली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिलता। फिर वो लोग उस औरत से बात करते हैं, उसके हस्बैंड के बारे में पूछताछ करते हैं। वो बताती है कि उसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ है, उसने दूसरी औरत की वजह से उसे छोड़ दिया और वो दूसरी औरत कोई और नहीं वही कैंडिडेट थी, ऐसा इस कल्प्रिट का कहना था। ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है कि उस कैंडिडेट के अफेयर की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। मिन योंग ये क्रॉस चेक करने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उस कैंडिडेट के रूम के बाहर एक आदमी को वहाँ फ्रूट्स एटसेट्रा रख कर जाते हुए देखती है। अंदर जाकर जब वो उसे पूछती है तो वो बोलती है कि ये सब झूठ है और उसका कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है उसके हस्बैंड के साथ। फिर जब उन लोगों को कल्प्रिट के हस्बैंड का पता चलता है तो वो लोग उससे मिलने जाते हैं और पूछने पे वो बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए फोटोशूट के लिए बाहर गया था और ये भी कि उस विक्टिम के साथ उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है। वो फिर अपनी वाले को उनसे मिलाता है और कहता है कि उसकी वाइफ भी जानती कि उसका इसके साथ चक्कर चल रहा है और उसने इसे देखा भी है, तो वो तो झूठ ही बोल रही है। उसके हस्बैंड का मानना है कि शायद उसकी बीवी ने डिप्रेशन में आकर ऐसा किया होगा क्योंकि उसके मेडिकेशंस भी चल रहे थे। वहाँ हॉस्पिटल में उस कैंडिडेट का बॉयफ्रेंड आता है उसके अफेयर की न्यूज़ सुनने के बाद और उस पे शक करने लगता है कि हो सकता है सच में इसका उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा हो और उसके चेहरे पे भी उसे टॉन्ट करता है जो अब जल चुका था और चिल्लाने लगता है, उसे कैरेक्टरलेस कहने लगता है। वो उसी वक्त वहाँ उससे ब्रेकअप कर लेती है। वहाँ चिल्ला चिल्ली सुनकर डॉक्टर चा और कुछ नर्स आती है। उसके बॉयफ्रेंड के वहाँ से चले जाने के बाद वो कहती है कि उसे नहीं करना ड्रेसिंग, क्या फायदा, वैसे भी उसका चेहरा पहले जैसा नहीं हो पाएगा, उसका सपना मॉडल बनने का खत्म हो चुका और उसका प्यार भी चला गया। यहाँ डॉक्टर चा की फ्रेंड को उसकी कंपनी वालों ने कल्प्रिट की तरफ से डिफेंड करने को कहते हैं, सो वो उसे जेल से बेल दिलवा देती है। वहाँ मिन योंग आकर उस औरत से उस विक्टिम के जले हुए फेस की पिक्चर दिखाकर कहती है तुम्हें इसे कुछ बोलना नहीं है इसका मॉडल फेस खराब करने के बाद। पर उसकी लॉयर उसे कुछ भी कहने से मना करती है और वहाँ से उसे लेकर चली जाती है और उसे ट्रायल तक कुछ भी करने या बोलने से मना कर देती है। फिर वो औरत टैक्सी पकड़कर सीधे KSH हॉस्पिटल जाती है जहाँ विक्टिम एडमिट है। सियोगांग हॉस्पिटल के बाहर उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसको वहाँ देख मिन योंग को इन्फॉर्म कर देता है। वहाँ डॉक्टर चा उस औरत को उस विक्टिम के पेशेंट के रूम में जाते देख उसके पीछे जाता है और उतने में मिन योंग उसे खींचकर मुंह बंद करने को कहती है। वो औरत अंदर जाकर उस कैंडिडेट के चेहरे की फोटो लेती है और वहाँ ये सब एक फोन में रिकॉर्ड हो जाता है। वैसे वहाँ बेड पे कोई और थी, मिन योंग ने सेफ्टी के लिए उस विक्टिम को हटा दिया था और डॉक्टर चा को भी सब बता दिया। उस औरत के हॉस्पिटल से निकलते ही मिन योंग सियोगांग के साथ उसका पीछा करने लगती है। वो औरत एक बड़े से मैंशन में टैक्सी रुकवाती है। यहाँ डॉक्टर चा को घर जाते वक्त उस पेशेंट की फिक्र होने लगती है तो वो कार यू टर्न करके हॉस्पिटल वापस जाता है। वो कैंडिडेट अपने फ़ोन पे अपनी और एक फ्रेंड के साथ ली हुई तस्वीर देखती है जो मर चुकी है और वो भी उसी के पास जाना चाहती है, इसलिए वो टेरेस पे जाती है अपनी जान लेने। डॉक्टर चा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ पेशेंट के बेड पे उसे नहीं देखते हैं तो भागते हुए वो भी टेरेस पे जाते हैं। वो विक्टिम छत पे से कूदने वाली थी और डॉक्टर चा दौड़ते हुए उसे बचाने आ रहे थे और उसे वहाँ से कूदकर अपनी जान लेने से बचा लेते हैं।
और उसे समझाते हैं जब तक जिंदगी है लाइफ खत्म नहीं होती और उसके मरने से वैसे भी कुछ हल नहीं होने वाला, सो वो जिंदा रहकर सबका सामना करे। वहाँ वो औरत उस बड़े से मैंशन के सामने रुकती है और बेल बजाती है और दरवाजा खुलता है और वो अंदर चली जाती है। मिन योंग और सियो गांग उसे दूर से देख रहे होते हैं। मिन योंग को समझ आ ही गया था कि ये औरत जरूर किसी के कहने पे ये सब कर रही है और उसे अपना काम सही से किया है इसका प्रूफ दिखाने के लिए ही वो हॉस्पिटल विक्टिम के इंजर्ड चेहरे की पिक्चर लेने जाती है। वो औरत घर के अंदर जाती है और उस औरत जिसका नाम यूनहा है उससे अपने बाकी के पैसे मांगती है वो फोटो दिखाकर। यूनहा जिसने ये सब करने का ऑर्डर दिया था उसे नीचा दिखाते हुए कहती है कि आखिर वो इतनी रात क्यों आई पैसे लेने, कल भी तो आ सकती थी, पैसे की इतनी भूख है। फिर वो उसे बाकी के सारे पैसे देकर उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है, लेकिन वो नहीं जाती है और उसे कहती है कि उसे कितना एक्टिंग करना पड़ा, खुद को पागल दिखाना पड़ा और अपने हस्बैंड से उस विक्टिम के अफेयर के बारे में झूठ बोलना पड़ा। ये सब का मुआवजा कौन देगा। वो उसे डरा धमकाकर उसे बाकी के पैसे जल्द से जल्द देने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाती है। जब वो घर के अंदर थी उसी दौरान मिन योंग और सियो गांग उस ड्राइवर से बात करते हैं और उसके टैक्सी में डैश कैम लगा देते हैं। दरअसल मिन योंग और सियो गांग ने पता लगाया इस घर के ओनर के बारे में, तो पता चला कि घर उस एजेंसी के प्रेसिडेंट का है और यूना उसकी वाइफ है। उस एजेंसी में वो विक्टिम काम किया करती थी और र्यूमर्स था कि उस प्रेसिडेंट और इस विक्टिम के बीच कुछ चल रहा था। अभी यूनहा का हस्बैंड जेल में था एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस की वजह से। यहाँ डॉक्टर चा को फिर से अपनी फियांसी की याद आने लगती है। वो वही जगह जाकर ड्रिंक करता है जहाँ वो अपनी फियांसी के साथ जाया करता था और पीकर एकदम टून हो जाता है। मिन योंग को जब पता चलता है कि विक्टिम सुसाइड करने जा रही थी तो वो डॉक्टर चा को कॉल लगाती है, पर वो आंसर नहीं करता क्योंकि वो होश में ही नहीं है। तो उस दुकान की ओनर उसका फोन रिसीव करती है और मिन योंग फिर डॉक्टर चा को लेने आती है। फिर डॉक्टर चा के फोन में उसके लॉयर फ्रेंड का कॉल आता है। मिन योंग फिर डॉक्टर चा को उनके घर ले जाती है उनके कार में, जहाँ चा के लॉयर फ्रेंड और वूजिन वेट कर रहे होते हैं। वहाँ मिन योंग उन्हें देखकर पूछती है क्या वो तीनों दोस्त हैं। वो फीमेल फ्रेंड कहती है हाँ, और मिन योंग से पूछती है ये क्राइम विक्टिम सपोर्ट का मामला कब तक चलेगा, कब तक डॉक्टर चा को इन सब में पीसना होगा। फिर वो बताती है कि ये सब डॉक्टर चा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है क्योंकि वो खुद भी एक क्राइम विक्टिम रह चुके हैं 7 साल पहले जब उनकी फियांसी मरी थी और इन विक्टिम्स को बार बार फेस करने से उसके जख्म दोबारा ताज़ा हो जाते होंगे। वो जब डॉक्टर चा को छोड़कर वापस जा रही होती है उसे सियो गांग का कॉल आता है जो उस औरत के बारे में बताता है कि वो बार बार एक प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल जाया करती थी, उसने रिजर्वेशन भी करा रखा है। अगले दिन मिन योंग फिर से उस अनजान आदमी को उस विक्टिम के रूम के पास फल रख के जाते हुए देखती है और इस बार उनसे पूछती है क्या उसका विक्टिम के साथ कोई रिलेशन है। वो कहते हैं कि ये उनकी बेटी की दोस्त थी। उनकी बेटी और ये दोनों उस एजेंसी में मॉडल थी और हो सकता है उस एजेंसी के प्रेसिडेंट इन सब के पीछे है। पता चलता है वो औरत उस प्रेसिडेंट के घर ही काम किया करती थी। वो फिर विक्टिम से उसकी और उसकी दोस्त के बारे में सब कुछ सच बताने को कहती है। तो वो बताती है कि एक रोज़ उसने उस प्रेसिडेंट को उसके फ्रेंड के साथ असॉल्ट करते हुए देखा था और फिर उसी ने ये सब रिकॉर्ड करके उसे जेल भिजवाया। वहाँ सियो गांग भी उस औरत को पकड़ लेता है जो अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाने हॉस्पिटल गई थी और वो सब कुछ उगल देती है, सारे सबूत उन लोगों को दे देती है और लास्ट में यूनहा पकड़ी जाती है और पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने ही लेटर के थ्रू ये सब प्लान बनाया था जेल से और उसकी वाइफ ने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। उस विक्टिम को बहुत गुस्सा आता है और वो सर्जरी की नाइफ लेकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है। वहाँ डॉक्टर चा आकर उसके पॉकेट में ये छुरी कैंची छुपा हुआ देख उसे कहते हैं क्या करोगी तुम इसका, मारोगी उस आदमी को और फिर उसके बाद क्या होगा, बदला लेना ही है तो अपने चेहरे की सर्जरी करवा कर लाइफ में आगे बढ़कर लो। फिर उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरफ से कॉल आता है फाइनल पार्टिसिपेशन के लिए। डॉक्टर चा फिर उसके स्किन ग्राफ्टिंग करके उसकी सर्जरी करते हैं, मीन्स उसके बॉडी पार्ट से स्किन निकाल कर उसके जले हुए एरिया में लगा देते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में मिन योंग आती है डॉक्टर चा से विक्टिम की रिपोर्ट लेने और फिर डॉक्टर चा से उनकी तारीफ करती है कि उन्होंने उस विक्टिम को इमोशनली बहुत हेल्प किया है और फिर उन्हें कैंडीज देती है। पुलिस स्टेशन में वो सियो गांग के साथ बात करती है नामगीतेक के केस के बारे में। सियो गांग कहता है कि अगर ये दोनों एक ही आदमी का काम है तो चांसेस है कि ये आदमी फिर से डॉक्टर चा पे हमला करे। वो कहती है मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों आदमी अलग हो और ये सिर्फ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स उस विक्टिम के कॉन्टेस्ट को टीवी पे देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कोई रैंक लाए, पर वो कॉन्टेस्ट विन नहीं कर पाती है। पर जजेस उसे रिप्रेजेंटेटिव मॉडल जरूर बना देते हैं जिससे वो लोग बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर चा भी हल्की सी स्माइल करते हैं। मिन योंग और सियो गांग भी खुश होते हैं इस न्यूज़ से। रात के टाइम पुलिस स्टेशन में सियो गांग मिन योंग को एक फुटेज दिखाता है उस आदमी का जिसने कार चोरी की थी। वो कन्वीनियंट स्टोर से सामान ले रहा था और मास्क नहीं लगाया था, पर कैब की वजह से वैसे पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था।
पर मिन ह्योंग उसे देखकर टेंस्ड हो जाती है, जैसे कि वो पहचान गई है ये कौन है। फिर वो वहाँ से निकलती है। यहाँ डॉक्टर चा जब घर जा रहे होते हैं, वहाँ एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। डॉक्टर चा उस पे नजर रखे देख लेता है तो वो आदमी भागने लगता है। डॉक्टर चा उसका पीछा करते हैं। दोनों भागते भागते बाहर आ जाते हैं। मिन ह्योंग भी अपनी कार से उन्हें रास्ते में भागते हुए देख लेती है। वो भी जल्दी जल्दी उस आदमी के पीछे दूसरे रास्ते से भागती है। डॉक्टर चा कुछ देर बाद उस आदमी को खो देते हैं और समझ नहीं आता आखिर वो किस रास्ते गया। दूसरी तरफ वो आदमी मिन ह्योंग को भागता देख उसे आवाज लगाता है। वो उसे कहता है कि बड़े दिन हो गए, तुम तो अब और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। दरअसल ये आदमी जो मिन ह्योंग के सामने खड़ा है वो उसका भाई ली जिन स्योक है। 7 साल पहले जब मिन ह्योंग का ट्रांसफर सियोल पुलिस स्टेशन में हुआ था, तब वो सीनियर्स के साथ एक मर्डर को पकड़ने निकलती है और वो कोई और नहीं, उसका भाई होता है, जो उस रात हेजिन के मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट भी था। और वो उस रात ड्रग्स लिए हुए था और नशे में था और वो हेजिन के घर पे भी था। जिस वेपन से खून हुआ था उस पे, विक्टिम के बॉडी पे और घर के दरवाजे सब जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे और उसे मर्डरर प्रूव करके जेल में डाल दिया गया था। हालांकि वो मिन ह्योंग को कहता है कि उसने कोई खून नहीं किया, पर उसके पास्ट के केसेस उसका साथ नहीं दे रहे थे, जैसे कि उस पे पहले भी चोरी और हाथापाई के केसेस थे। और मिन ह्योंग भी उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखकर मान लेती है कि यही खूनी है। एट प्रेजेंट मिन ह्योंग उससे पूछती है आखिर वो कर क्या रहा है अभी और डॉक्टर चा के पीछे क्यों पड़ा है। वो बोलता है उसकी वजह से उसका चेहरा पूरी नेशन ने देखा और सब उसे सजा दिलाना चाहते हैं। उस डॉक्टर की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई और अब उसके पास कुछ ऐसा है जो ये साबित कर देगा कि वो कातिल नहीं है और वो उसी सबूतों पे काम कर रहा है। पर मिन ह्योंग उसको अरेस्ट करने जाती है तो दोनों में हाथापाई हो जाती है और मिन ह्योंग को नाइफ से हाथ पे कट आ जाता है और ली जिन स्योक वहाँ से चला जाता है। वहाँ फिर डॉक्टर चा आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने उसका चेहरा देखा और उसके हाथ पे कट देखकर उसे कंसर्न दिखाते हुए उसे ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं। पर वो उसे अवॉइड करने लगती है क्योंकि वो शर्मिंदा है कि उसके भाई की वजह से उसकी फियांसे मारी गई और उसकी यह हालत हो गई। वहाँ उतने में डॉक्टर की लॉयर फ्रेंड और बाद में फिर यूजिन भी आते हैं तो मिन ह्योंग वहाँ से चली जाती है और अपना जैकेट डॉक्टर चा से लेना भूल ही जाती है। वहाँ वो लोग बस ऐसे ही उसके साथ ड्रिंक करने के लिए आए थे और उसके हाथ में मिन ह्योंग का जैकेट देख वूजिन उसे टीज करने लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। फिर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है और डॉक्टर चा से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें ली जिन स्योक कैप्चर हुआ था, पर चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो मास्क और कैप लगा कर रखा था। ये फुटेज देखकर चा की लॉयर फ्रेंड और वूजिन दोनों को उसकी फिक्र होने लगती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में मिन ह्योंग अपने भाई के डॉक्यूमेंट निकाल कर देखती है और पता चलता है कि वो जिस दिन जेल से निकला उसी रोज नाम की तेग का मर्डर हुआ। फिर वो अपने फोन के लिए पॉकेट में हाथ रखती है, फिर याद आता है फोन तो उसके जैकेट में था तो वो अपने मोबाइल पे कॉल करती है। डॉक्टर चा उसे फोन लेने के लिए उसे अपने घर बुलाते हैं। जब वो अपार्टमेंट के एलिवेटर में जाती है वहाँ एक डिलीवरी पर्सन को देखती है जो फोन पे बात कर रहा था और बात से लगा कि वो गर्म मिजाज का है। फिर वो और डिलीवरी पर्सन दोनों सेम फ्लोर पे उतरते हैं। वो फिर डॉक्टर चा के घर के डोर को नॉक करती है और वो डिलीवरी पर्सन उसी फ्लोर के किसी घर में डिलीवरी देने जाता है। डॉक्टर चा मिन ह्योंग से कहते हैं कि वो उसकी इंजरी को फ्री में ट्रीट करेंगे, पर बदले में उसे एक आदमी की इन्फॉर्मेशन उसे देनी होगी। उतने में पास के घर में किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लोग देखते हैं तो डिलीवरी पर्सन भाग रहा होता है और उस घर में मौजूद एक लड़की चीख रही होती है और एक लड़का ज़मीन पे जख्मी पड़ा होता है और आसपास कांच बिखरे होते हैं। वो बोलती है उसी डिलीवरी वाले ने ये सब किया है। मिन ह्योंग उस डिलीवरी वाले के पीछे भागने लगती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। इतनी रात के वक्त हार्डली कोई हॉस्पिटल होगा जहां प्लास्टिक सर्जन फ्री होंगे, इसीलिए डॉक्टर चा उसे अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में वो लड़की स्टेटमेंट देती है कि वो डिलीवरी वाले को पैसे दे रही थी तो गलती से उसके हाथ से वो नीचे गिर गया था और उसी पे उसे गुस्सा आया और वो इम्पल्स होने लगा। उतने में उसे बचाने के लिए वो लड़का मिंजे आया और दोनों में हाथापाई हुई और वो डिलीवरी वाले ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वो एक बड़े से आईने से जा टकराया और उस आईने का टुकड़ा उसके चेहरे पे जा लगा। पुलिस के पूछने पे कि मिंजे के साथ उसका क्या रिश्ता है, वो बताती है कि वो उसका दूर का कज़न है। डेटाबेस चेक करने पे पता चलता है इस तरह के वायलेंस के कई केस उस पे चल रहे हैं। मिन ह्योंग फिर उस डिलीवरी वाले से पूछताछ करती है। उसका कहना है कि उसके वहाँ जाने से पहले से वो जख्मी था और वहाँ चारों तरफ खून खून हो रखा था। वो बोलती है अच्छा, और खून खून हो रखा था और फिर भी फूड डिलीवरी लेने के लिए दरवाज़ा खुला और उसके पिछले केसेस भी इसी तरह के हैं। वो कहता है पिछले केसेस का इस केस से क्या ताल्लुक, इसीलिए वो वहाँ से भागा क्योंकि उसे पता है उसके पास्ट के रिकॉर्ड्स देखकर कोई उस पर यकीन नहीं करेगा और वो वहाँ कुर्सी फेंककर चिल्लाचिल्ली करने लगता है। उसे ऐसा देख मिन ह्योंग को अपने भाई की याद आने लगती है जो बिल्कुल इसी तरह क्या करता था कि उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ डॉक्टर चा मिंजे के चेहरे से कांच निकाल देते हैं। वहाँ वो लड़की भी आती है और बहुत डिस्परेटली अपने दूर के कज़न के सर्जरी के बारे में पूछती है। डॉक्टर चा अपनी फ्रेंड के लॉ फर्म जाते हैं।
जहाँ उसकी फ्रेंड उस मास्क लगाए आदमी की फुटेज देख रही होती है और डॉक्टर चाओ उसे कहता है ये ली जिन स्योक है और उसे इसको ढूंढने को कहते हैं। दूसरी तरफ मिन ह्योंग नाम ह्यो जूक के घर जाती है। उसे ली जिन स्योक की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या इसने इसे पहले कभी देखा है। वो कहती है हाँ, ये उसके डैड के फ्यूनरल पे आया था। वहाँ से फिर वो जाती है हॉस्पिटल मिंजे का स्टेटमेंट लेने। वो भी उसी डिलीवरी पर्सन पे ब्लेम करता है। फिर डॉक्टर चा मिन ह्योंग के कट पे ड्रेसिंग करके ली जिन स्योक के जेल से रिलीज होने के बारे में पूछते हैं। ली जिन स्योक का नाम सुनकर वो थोड़ा ऑड सा बिहेव करने लगती है और डॉक्टर से कहते हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन उन्हें ऐसे नहीं मिल सकता। डॉक्टर चा फिर उसे मिंजे की रिपोर्ट देते हैं। वहाँ फिर मिंजे भी आ जाता है। डॉक्टर से पूछता है उसके एयर की सर्जरी में कितना टाइम लगेगा और डॉक्टर चाओ उसे बोलते हैं कि 2-3 घंटे लगेंगे और वो उसे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे सर्जरी से रिलेटेड और वो वहाँ से फिर चला जाता है। डॉक्टर चाह मिन ह्योंग को एक कांच का टुकड़ा जो मिंजे के फेस से निकाला गया था उसे दिखाकर कहते हैं कि ये टुकड़ा बाकियों से अलग है, ये बहुत अंदर तक धंसा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पे स्टैब किया था। मिन ह्योंग फिर क्राइम सीन पे जाती है। वहाँ पे स्लीपर्स को एविडेंस के तौर पर टेस्टिंग करने के लिए उठा लेती है और सीओ गांग को कॉल करके उस लड़की और मिंजे के रिलेशनशिप के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेट करने को बोलती है। हॉस्पिटल में मिंजे की सर्जरी होने के बाद जब वो लड़की उसे उसके बेड तक ले जा रही होती है तो दूसरे रूम वाला पेशेंट जो अपने 6 पैक की सर्जरी के लिए आया था उन दोनों को देखता है और दरवाजे पे कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनता है। वो लड़की मिंजे से पूछती है कि आखिर डॉक्टर और डिटेक्टिव के बीच में क्या बात हुई। डॉक्टर चाओ उस पेशेंट को डोर के पास खड़ा हुए देख लेते हैं तो वो पेशेंट अपने बेड पे चला जाता है। अंदर जाकर उस लड़की को पेशेंट के बारे में जानकारी देते हैं। वो उनसे डेस्परेटली पूछती है कि उन्होंने डिटेक्टिव को क्या रिपोर्ट दी तो डॉक्टर चाओ उसे शक की नज़र से देखने लगते हैं। मिन ह्योंग स्लीपर्स और उस कांच के टुकड़े को टेस्ट के लिए देकर पुलिस स्टेशन आती है तो सीओ गैंग सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। मिन ह्योंग के पूछने पे बताता है कि उसने मिंजे की फैमिली तक रीच करने की बहुत कोशिश की पर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा तो उसने एकेडमी में कॉल किया। पता चला कि वो कई दिनों पहले ही सारे क्लासेस ऑनलाइन स्विच करवा लिए है। और अजीब बात यह है कि जब वो सीसी फुटेज देखता है उस अपार्टमेंट के उस फ्लोर का तो मिंजे 2 हफ्तों से घर से निकला ही नहीं। ये बात सुनकर मिन ह्योंग भागते हुए पुलिस स्टेशन से निकलती है और उसे कहती है कि वो फिर से मिंजे की फैमिली को कॉल लगाने की कोशिश करे। यहाँ डॉक्टर चा अपने कैबिन में आते हैं। सोचते हैं कि मिंजे उसके कैबिन में आकर उसकी और मिन ह्योंग की बात उस लड़के को क्यों बताया। वो अपने डेस्क के नीचे फिर देखता है और जिस बात का शक था वही होता है। मिंजे ने ऑडियो रिकॉर्डर लगा रखा था तो वो फिर उसकी बेड तक जाता है पर तब तक वो डिस्चार्ज होके जा चुका था उस लड़की के साथ। फिर वो उस पेशेंट से बात करने जाता है जो दरवाजे के बाहर खड़ा था। उससे पता चलता है कि वो मिंजे का क्लासमेट था और वो लड़की उसके स्कूल टीचर ट्रेनिंग के लिए आई थी। डॉक्टर चा ये बताने के लिए मिन ह्योंग को कॉल लगाते हैं पर लाइन बिजी जा रहा होता है। यहाँ सीओ गैंग भी कॉल करने की ट्राई करता है और मिंजे के डैड उठाते हैं तो वो पूछता है कि हाल फिलहाल उनकी बात उनके बेटे से हुई तो वो कहते हैं कि उनका बेटा तो बोर्डिंग स्कूल में है और वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है और सियोल में उसका कोई रिलेटिव ही नहीं है। वो भी मिन ह्योंग को ट्राई करता है पर वो कॉल नहीं उठा रही होती। वो अभी उसी अपार्टमेंट गई है और उस लड़की को फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। वो बोलती है कि वो मजबूर थी क्योंकि टीचर ट्रेनिंग के टाइम में मिंजे ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था और वीडियो बनाया था और उसी वीडियो से उसे ब्लैकमेल करता था। उस रात भी वो वही कर रहा था और उसी मोमेंट पे वो खुद जाकर उस आईने से टकरा गया था। वो नहीं चाहती थी कि वो वीडियो सबके सामने ऐसे बाहर आए। डॉक्टर चा जब अपने अपार्टमेंट आते हैं वहाँ मिन ह्योंग की कार पार्किंग लॉट में देखते हैं और याद आता है जो उस पेशेंट ने बताया था कि वो लड़की एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है और वो जो चाहती है हासिल कर लेती है ताकत के दम पर और मिंजे अभी उसके जाल में फंसा है। और एक दफ़ा तो एक लड़की को इनके बारे में पता चल गया था और वो हमेशा इन दोनों के बारे में बोला करती थी और इस टीचर और मिंजे ने उसे छत तक लाया और उसे धक्का दे दिया और वो मर गई। यहाँ मिन ह्योंग उस लड़के को कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन तो जाना ही होगा पर वो चिल्ला चिल्ली करने लगती है कि वो खुद विक्टिम है। ये वो उतने में पीछे से मिंजे मिन ह्योंग को सर पे किसी भारी चीज से मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वो लड़की उसे नाइफ देकर मिन ह्योंग को मारने को कहती है। उतने में वहाँ दरवाजे पे डॉक्टर चा आ जाते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर से डोर की नॉब पे जोर जोर से मारने लगते हैं और वहाँ मिंजे उस टीचर की जोर जबरदस्ती करने पे मिन ह्योंग को मारने वाला होता है। डोर के बाहर डॉक्टर चा दरवाजा का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है और अंदर मिंजे मिन ह्योंग को मारने ही जा रहा होता है। उतने में वो उठ जाती है और उसे रोक लेती है और कहती है अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर जाना है तुम्हें। उतने में डॉक्टर चा भी नॉब तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो टीचर नाटक करना शुरू कर देती है कि ये सब मिंजे ने किया है, मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की। मिंजे उसे झूठी कहकर चिल्लाने लगता है और जब मिन ह्योंग उसे अरेस्ट करने जाती है तो वो वहाँ से भागने लगता है।
वो फ़ोन पे सियोगांग से पूछती है कि कहाँ तक पहुँचा वो। दरअसल उस लड़की के घर के डोर के बाहर जब वो खड़ी थी तब सियोगांग का कॉल आता है और वो रिसीव कर लेती है और कुछ बोलती नहीं है। और ये सारी बात सियोगांग सुनता है और रिकॉर्ड कर लेता है और सारे पुलिस फोर्स को लेकर आ रहा होता है। मिनजे को पकड़ने के लिए डॉक्टर चाओ उसके पीछे भागते हैं और तब तक सियोगांग भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। और वो सच बता देता है कि हमेशा धमकी दिया करती थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उस पर रेप का झूठा केस कर देगी, इसीलिए वो हर वो काम करता जो वो उसे बोला करती। और उस एक्सीडेंट के दिन भी जब उसने उसकी बात मानने से मना किया था तो वो उस पर केस करने जा रही थी और उसे रोकने में वो उसे धक्का दे देती है और सारे कांच के टुकड़े उसके चेहरे पे गिर जाते हैं और एक टुकड़ा जो उसके छीन पे गिरा था वो उसे अपनी स्लीपर से और अंदर तक धंसा देती है। उसे कन्फेशन और सारे सबूत मिलने के बाद उस लड़की को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो डिलीवरी पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर किम और वूजिन उससे कहते हैं, तुम तो इस क्राइम विक्टिम्स के केसेस में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे और वैसे तुमने डिटेक्टिव की मदद की तो क्या हुआ, कल रात लेकर गई तुम्हें वो ड्रिंक पे, 2 घूंट पिए होंगे तुमने और तुम दोनों ने मीठी मीठी बातें की होगी। डॉक्टर चाह बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप लोग ऐसा कुछ मत सोचो और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर किम को उसकी टेंशन हो रही होती है। पिछले 7 सालों से उसने अपनी ज़िंदगी में किसी को आने नहीं दिया, हमेशा अपने इर्द गिर्द दीवार बना रखी। अब तो बहुत वक्त हो चुका है, इट्स हाई टाइम, अब उसे किसी को ढूंढ लेना चाहिए। यहाँ मिन ह्योंग अपने माँ के पास जाती है और बहुत ही कैजुअली पूछती है कि उन्हें कुछ पता है ली जिन स्योक जेल से पैरोल पे रिलीज होने के बाद कहाँ गया। उसकी माँ उसे कहती है कि वो अपने भाई पे ज़्यादा शक न करे और उसकी माँ को अपने बेटे पे पूरा भरोसा है कि उसका बेटा निर्दोष है। मिन ह्योंग एक टैक्सी जिसे ली जिन स्योक ने लिया था जिस दिन नामगी-तेग का मर्डर हुआ था उसका डैश कैम निकलवाती है और वो टैक्सी से सीधे नामगी-तेग के अपार्टमेंट उतरता है। फिर वो थोड़ा रिलैक्स होने ड्रिंक शॉप जाती है। वहाँ डॉक्टर चा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि वो वहाँ के रेगुलर कस्टमर है और फिर उससे पूछते हैं कि वो आदमी जो उनका पीछा कर रहा था क्या उसे उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो वो कहती है पुलिस वाले उसके एरिया में चारों तरफ हर वक्त नज़र रखे हुए हैं, वो दोबारा उनके पीछे नहीं आएगा और वैसे भी वो उसके जेल से रिलीज होने के बारे में जानने के बाद क्या करेंगे। वो बोलता है ये आदमी ली जिन स्योक वही है जिसने उसकी फियांसे का कत्ल किया और वो अपनी मरी हुई फियांसे के लिए बदला तो ले ही सकता है उस खूनी को सजा दिलाकर। और उसे अफसोस भी है कि उसकी वजह से नामगी-तेग मारा गया। मिन ह्योंग उसे इन सब के लिए खुद को ब्लेम करने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब मिन ह्योंग ट्रेडमिल पे भाग रही होती है उतने में उसे नाम ह्योजू का कॉल आता है। दूसरी तरफ जब डॉक्टर चा पार्किंग लॉट में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके कार पे कुछ लिखा हुआ है, तुम जानते हो खूनी कौन है। उतने में उसे उसके लॉयर फ्रेंड का कॉल आता है जो बताती है कि ली जिन स्योक पिछले महीने की 10 तारीख को पैरोल पे छूटा है। जेल में वो हमेशा कहा करता था कि उसने खून नहीं किया और ये भी पता लगा कि उसकी बहन कॉप है तो क्यों ना उसे ढूंढकर उसी से बात की जाए। वो कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे खुद पकड़ूंगा। मिन ह्योंग जब हियोजू के पास जाती है तो वो उसे एक की रिंग देते हुए कहती है कि ऑफिसर्स को उस रोज़ ये बालकनी से मिला और उसे लगा ये उसके डैड का है तो उसने ये ले लिया और साफ करके जब अपने डैड के सामान रखे हुए बॉक्स में रखने जाती है तो वो देखती है कि ऐसा की रिंग तो उसके डैड के पास रखा ही हुआ है। उस की रिंग में लिखा था गुड हैंड मेडिकल एसोसिएशन। हियोजू बताती है कि पिछले साल प्रिजन लोग के लिए एक मेडिकल वॉलंटियर सपोर्ट किया गया था और उसी में ये मिला था और ली जिन स्योक भी उसके डैड के जेल में ही था तो हो सकता है ये की रिंग उसी का हो। फिर मिन ह्योंग ली जिन स्योक के अड्डे पे जाती है जहाँ वो आर्जी तौर पर रह रहा था पर वहाँ ताला लगा होता है। वहाँ फिर डॉक्टर चा भी आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को वहाँ देख बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। मिन ह्योंग के पूछने पे कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं वो बताते हैं कि वो ली जिन स्योक से मिलने आए हैं। उतने में उन्हें हॉस्पिटल से वूजिन का कॉल आता है और वो वहाँ से जाते हुए मिन ह्योंग को बोलते हैं अगर ली जिन स्योक मिले तो उसे इन्फॉर्म करे। वूजिन फिर उसे उसकी मॉम और किम के साथ डिनर पे ले जाता है जहाँ वो अपनी माँ को बिंटैन जाने से पहले आखिरी गुड बाय कहता है और इसके अलावा अपनी माँ से कुछ बात ही नहीं कर रहा होता है और वहाँ वो बहुत चुपचाप होता है जिस पे उसकी माँ उसे कहती है कि मरे हुए के लिए अपनी जिंदगी ना रोके, जिस पे वो गुस्से में बोलता है कि वो उसके लिए मरी नहीं है, वो उसके लिए अब भी जिंदा है उसकी यादों में। जैसे कि हियोजू ने उस की रिंग को साफ कर दिया था तो उस पे से उसके अलावा किसी और की फिंगरप्रिंट नहीं थे तो वो उस की रिंग पे लगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखती है जिसने ये ऑर्गेनाइज किया था और वो कोई और नहीं डॉक्टर चा की माँ थी। वो उनसे पूछताछ के लिए मिलती है। उसकी माँ के साथ वूजिन भी होता है। मिन ह्योंग कहती है कि इस रिंग पे फिंगरप्रिंट ना मिलने पर वो पूछताछ कर रही है और पूछती है कि क्या उसे उस इवेंट में मौजूद कैदियों की लिस्ट मिल सकती है जिन्हें उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। वुजिन कहता है कि वो कैदी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते और कई सारे का तो नाम जाने बिना उन लोगों ने उन्हें ट्रीटमेंट दिया और वो बोलता है कि वो खुद भी उस वॉलंटियर ग्रुप का मेंबर था। फिर वो ली जिन स्योक की तस्वीर दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या ये था उस प्रोग्राम में। वो उसे देखकर कहती है ये तो हेजिन के केस में अंदर था ना। मिन ह्योंग बोलती है आपको इस केस के बारे में पता है। वूजिन कहता है हाँ, क्योंकि ये डॉक्टर चा की माँ है।
तो मिन योंग आगे की पूछताछ किए बिना वहाँ से चली जाती है। फिर मिन योंग को ह्यूजो को कॉल आता है। वो कहती है क्यों ना उस पड़ोस की औरत से पूछा जाए इस ली जिनस्यो की तस्वीर दिखाकर कि जिस आदमी को उसने देखा क्या वो वही है। पर वो कहती है कि उस रोज अंधेरा बहुत था, उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखा, तो वो कंफर्म नहीं बोल सकती है कि ये वही आदमी था। फिर मिन योंग वहाँ से निकल जाती है। यहाँ डॉक्टर चा फेंसिंग कर रहे हैं और वहाँ वोजिन आता है और उसको बता देता है मिन योंग पूछताछ कर रही थी ली जिनस्यो जिस वॉलंटियर प्रोग्राम में नाम की तिक के साथ इन्वॉल्व था उसके बारे में। डॉक्टर चा जो बार बार उससे पूछते थे कि क्या नाम की तिक का केस और ली जिनस्यो का कोई कनेक्शन है, और वो हमेशा एक्सक्यूज बनाती गई। ये सब देख उन्हें समझ आ जाता है कि मिन योंग पक्का उनसे कुछ छुपा रही है, तो वो डायरेक्ट ली जिनस्यो के ठिकाने पे जाते हैं और दरवाजा जो लॉक था उसे तोड़ देते हैं। यहाँ मिन योंग जिसने पिछली दफा उस दरवाजे पे ट्रैकर लगाया था ताकि जब वो डोर खुले उसकी नोटिफिकेशन उसे मिले और वो ली जिनस्यो के पास जा सके, तो उसे नोटिफिकेशन आता है और इस बात से अनजान कि ये ली जिनस्यो नहीं डॉक्टर चा है, वो वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ डॉक्टर चा जब घर के अंदर जाते हैं एक क्लिप बोर्ड पे हेजिन के केस की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो डॉक्टर चा से रिलेटेड हो या हेजिन से, सब वहाँ लगा हुआ था और साइड में मिन योंग की तस्वीर भी थी। फिर उसे याद आता है जो उसके लॉयर फ्रेंड ने कहा था कि उसकी बहन एक पुलिस वाली है, तो उसे पता चल जाता है कि मिन योंग उसकी बहन है और उसे लगता है कि ये अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है। उतने में वहाँ मिन योंग आती है और डॉक्टर चा को वहाँ देख लेती है और उनसे ली जिनस्यो के बारे में पूछती है। वो कहता है क्या अब डर लग रहा है, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ कर दिया है, तुम मुझे और कितने दिनों तक धोखे में रखना चाह रही थी। वो बोलती है ये वो गलत सोचते हैं, वो बस इस केस का सच पता लगाने की कोशिश कर रही है। उतने में उसे उस पड़ोस वाली औरत का मैसेज पे मैसेज आ रहा होता है। वो कहती है कि ये वही आदमी है और ये यहाँ आया है। दरअसल ह्यूजो उस पड़ोस वाले के घर ही रुक जाती है और दोनों साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं और फिर वो काउच पे सो जाती है। और वो पड़ोस वाली औरत जब फ्रिज से कुछ ले रही होती है उतने में उसके डोर को कोई अनलॉक कर रहा होता है, तो वो जल्दी से वॉशरूम में छुप जाती है और उसे देखकर पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जिसे उस रात उसने देखा था। जल्दी से वो मिन योंग को मैसेज करती है। वो आदमी सो रही ह्यूजो के पास उसे मारने के लिए जा रहा होता है। ये मैसेज देख मिन योंग को लगता है कि वो आदमी ली जिनस्यो है। वो भागते हुए वहाँ जाती है और उसके पीछे डॉक्टर चा। वो आदमी ह्यूजो को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और उतने में उसकी आंख खुल जाती है और वो उसे चाकू से हमला करने लगता है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो तब तक उसके पैर पे उसे मार चुका होता है और वो ज़्यादा घायल ना हो तो वो वहाँ से भागने लगती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। उतने में वो पड़ोस वाली औरत वॉशरूम से निकलकर उस आदमी की फोटोज खींचने लगती है, जिसे देख वो आदमी उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो तब तक वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है और जब वहाँ पुलिस आती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर चा ह्यूजो को देखते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ इंजरीज आई है, फिर उसे हॉस्पिटल भिजा देते हैं। मिन योंग सियोगैंग को बोलती है ली जिनस्यो का लोकेशन पता करने को और फिर उस पड़ोस वाली औरत का स्टेटमेंट लेती है। डॉक्टर चा भी हॉस्पिटल जाते हैं। वैसे ये KSH हॉस्पिटल नहीं है जहां वो ह्यूजो को लाए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ 3 ही विक्टिम्स की मदद करेंगे और ये हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जहां उस दिन उन्होंने एक आदमी की इमरजेंसी सर्जरी की थी, जिस दिन वो अपनी फियांसी के साथ वेडिंग ड्रेस लेने गए थे। वहाँ के डॉक्टर फिर उसे OT में ले जाते हैं। फिर मिन योंग का कॉल आता है। वो डॉक्टर चा से ह्यूजो की कंडीशन के बारे में पूछती है और उसको बताती है कि ह्यूजो ने हमलावर को रोकने की कोशिश की थी और अगर किस्मत अच्छी रही तो उस कल्प्रेट की DNA उन्हें मिल सकती है। OT से डॉक्टर निकलकर चा को बताते हैं कि बाकी सब तो ठीक है पर रिस्ट बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है, इसके लिए सर्जरी करनी होगी और हैंड रिप्लेसमेंट सर्जरी में जो माइक्रोस्कोप यूज़ होता है वो अभी उनके हॉस्पिटल में नहीं है, पर इसके बदले मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ करके किया जा सकता है, पर उसके लिए स्किल्स होना चाहिए, पर वो यहाँ सर्जरी नहीं कर सकते। तो वो उसे KSH हॉस्पिटल शिफ्ट करवा देता है और इस सर्जरी को करने के लिए उसे एक और डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो वो वोजिन को कॉल लगाता है, पर वो कहता है कि वो पब में है और ड्रंक है, तो वो सर्जरी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर किम को जब इतनी रात सर्जरी के बारे में पता चलती है तो वो सारे स्टाफ को डॉक्टर चा की किसी भी तरह से हेल्प करने को बोलते हैं। वो अभी उसकी माँ के साथ बैठे हैं। वो कहती है कि चा को जल्द से जल्द बिंटान भेजा जाए क्योंकि यहाँ वो कातिल खुलेआम घूम रहा है। फिर किम कहते हैं कि समझ नहीं आता कि हेजिन की मौत को वो भूल क्यों नहीं पा रहा है, क्या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। वहाँ डॉक्टर चा सर्जरी शुरू कर देते हैं और यहाँ मिन योंग को ली जिनस्यो का लोकेशन मिल जाता है। वो एक कन्वीनियंट स्टोर में बैठा नूडल्स खा रहा था, पर उन लोगों के आने से जस्ट पहले ही वो वहाँ से निकल गया था, तो वो उन लोगों के हाथ नहीं आता। सियोगैंग मिन योंग से पूछता है आखिर ली जिनस्यो है कौन। महज उसके फ़ोन का लोकेशन उस इंसिडेंट के आसपास था, उसके लिए अरेस्ट वारंट निकलवाया, ऐसी तो वो नहीं है। तो वो उसे सब सच बता देती है कि वो कौन है और उसने 7 साल पहले क्या किया।
KSH हॉस्पिटल में वोजिन आता है और डॉक्टर चा से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, तुम फिर विक्टिम को लेकर आए। वो बोलते हैं तुमने तो कहा था कि मैं ड्रंक हूँ। वो बोलता है यार फिर भी मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। उतने में वहाँ मिन योंग आती है। चा उससे ली जिन सियोंग के बारे में पूछता है। वो फिर बोलते हैं क्या लगता है तुम्हें उसने मुझसे बदला लेने के लिए ह्यूजो को मारा। वो बोलती है मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि उसने आपसे बदला लेने के लिए ह्यूजो पे हमला किया। दूसरे दिन वो फिर से हॉस्पिटल आती है जब ह्यूजो को होश आता है। वहाँ वो बहुत घबराई भी होती है तो वोजिन उसे रेस्ट करने को कहता है। वो बोलती है कि पिछली रात का उसे कुछ भी याद नहीं है। वहाँ डॉक्टर चा अपने कैबिन में होते हैं। वहाँ यूजिन आकर उसे ह्यूजो की कंडीशन पे रिपोर्ट देता है और इसके फोन में ली जिन सियोंग की फोटो देकर पूछता है क्या तुम इसे ह्यूजो को दिखाने ले जा रहे थे, पर उसने कहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तुम उसकी हालत तो देखो। वो कहता है उसकी दुश्मनी मुझसे थी, तो ह्यूजो पे हमला करने का क्या रीज़न हो सकता है। पुलिस स्टेशन में इसी केस पे जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब एक सीनियर ऑफिसर मिन योंग को बोलते हैं कि इस केस को अब से वो हैंडल करेंगे क्योंकि इसमें उसका भाई इन्वॉल्व है और वो नहीं चाहते हैं कि सेंटिमेंट्स में आकर वो कुछ भी करे। और वो उसे बोलते हैं कि बिना उन्हें रिपोर्ट किए कुछ ना करे। डॉक्टर चा अपनी लॉयर फ्रेंड को ली जिन सियोंग के केस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उस पे इन्फॉर्मेशन निकालने को कहते हैं। मिन योंग और सियोंग को पता चलता है कि ली जिन सियोंग अपने ठिकाने पे आया है तो वो वहाँ जाते हैं और दूर से पुलिस की सायरन सुनने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। ली जिन सियोंग काम करके अपने रीट्रायल के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। वो चा की लॉयर फ्रेंड के लॉ फर्म चाहता है, उसको अपने रीट्रायल के केस के लिए हायर करना चाहता है क्योंकि उसने सुना था कि वो पिछले साल एक रीट्रायल का केस जीती है। उसकी लॉयर फ्रेंड डॉक्टर चा को कॉल करके बता देती तो वो कहता है कि उसे वहीं रोके रखे, वो आ रहा है। पर जैसे कि वो हॉस्पिटल में एक पेशेंट को चेक कर रहा है और वो कोई और नहीं एक जानी मानी एक्ट्रेस है तो डॉक्टर किम उसे वहाँ से जाने नहीं देते। यहाँ ली जिन सियोंग उस लॉयर को बताता है कि उसने वो कत्ल नहीं किया, हो सकता है कल्प्रिट कोई और है क्योंकि उसने उस विक्टिम के घर से किसी को भागते हुए देखा था और उसके बाद ही वो अंदर गया। डॉक्टर चा सर्जरी करके अपनी फ्रेंड को कॉल लगाते हैं। वो बोलती है उसने वही स्टेटमेंट दिया जो उसने 7 साल पहले दिया था कि उसने हेजिन के घर से किसी को भागते हुए देखा था और उस वक्त वो ड्रग्स लेकर था, इसलिए उसके स्टेटमेंट को माना नहीं गया। पुलिस स्टेशन में किसी कन्वीनियंस स्टोर के पार्ट टाइमर का कॉल आता है। वो बताता है कि उसने ली जिन सियोंग को देखा है। कुछ लोग उसे पकड़कर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए। ये सुनते ही मिन योंग और बाकी की पुलिस उस जगह जाती है। डॉक्टर चा जब पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तब वहाँ मिन योंग और बाकी सबको जल्दी जल्दी कार में बैठकर कहीं जाते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इन्हें ली जिन सियोंग मिल गया। तो वो उनका पीछा करते हैं। वो लोग जो उसे लेकर गए थे वो जहाँ काम करता है, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, वहाँ के कस्टमर थे और वो उसे परेशान कर रहे थे। उतने में पुलिस की सायरन सुनकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ से ली जिन सियोंग भी निकल जाता है और सीढ़ी पे उसे डॉक्टर चा मिलता है जो उसे पूछते हैं कि वो जेल से निकलने के बाद उससे मिलकर क्या बताना चाहता था। वो कहता है ये तुम्हारी ही चाल थी ना, मेरा वो मास्क खोलना, मुझे सबके सामने रिवील कर देना ताकि असली कल्प्रिट पकड़ा ना जाए। वो कहता है बकवास बंद करो और बताओ क्या पता चला है तुम्हें। वो कहता है कि जब वो उसकी फियांसी के घर के अंदर गया वो पहले से ही मरी हुई थी, वहाँ से कल्प्रिट उसे मारकर भागा था। डॉक्टर चा को फिर याद आता है कि हेजिन के घर वो उस रात वहाँ पे थे और उसके हाथ पे खून लगा हुआ था। तो ली जिन सियोंग उसकी शक्ल देखकर कहता है क्या हुआ, कुछ याद आया? वो तुम ही थे ना जो उस रोज वहाँ से भागे थे? तुमने मारा ना अपनी गर्लफ्रेंड को? क्यों, वो चीट कर रही थी क्या तुम्हें? अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी बात सुनकर डॉक्टर चा उसे मारने लगते हैं और दोनों में फाइट हो जाती है। वहाँ सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और दोनों को अलग करते हैं। मिन योंग फिर ली जिन सियोंग को नाम ह्यूजो के अटेम्प्ट टू मर्डर में उसे अरेस्ट कर लेती है। उसे ऐसा देख सियोगांग भी हैरान हो जाता है कि पुख्ता सबूत के ना मिलने पर भी ये क्या कर रही है। वो जेल में ली जिन सियोंग मिन योंग को कहता है उसने उस रात उसी को देखा था उसके गर्लफ्रेंड के घर से निकलते हुए। वो अब डरा हुआ है इसीलिए तो मेरे पास भी मुझसे मिलने आया। वो कहती है कि वो लोग उस डीएनए रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इसमें तुम इन्वॉल्व हो या नहीं। पब में डॉक्टर चा बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और ली जिन सियोंग ने जो भी उनसे कहा उसके बारे में सोचते हैं। वहाँ यूजिन आता है और उसे उसके घर लेकर जाता है और वो वहाँ उसे बताते हैं कि ली जिन सियोंग ने उसे उस रात हेजिन के घर से निकलते देखा। तो वो जिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था हेजिन के पास आते वक्त और तुम्हें 3 दिन बाद होश आई। फिर वो बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे क्यों ऐसी मेमोरीज याद आ जाती है जहाँ मैं उसके घर में था। वो कहता है तुमने उस मर्डर के केस के क्राइम सीन्स की फोटोज देखी थी तो हो सकता है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता हो। फिर वो जिन से पूछते हैं कि उसे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता है तो वो कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो उस रोज सिंगापुर के कॉन्फ्रेंस में था, मुझे तो तुम्हारी माँ से ये सारी न्यूज़ मिली थी।
अगले दिन मिस्टर किम उसे बिंटन ब्यूटी सेंटर का अप्रूवल लेटर देते हैं और उसे जल्द से जल्द वहां जाने को कहते हैं, क्योंकि पिछली रात वो एक पेशेंट की सर्जरी करके ली जिनसेओ को पकड़ने निकल गया था। और बाद में जब उस पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होने लगी तो डॉक्टर किम का कॉल भी उसने नहीं उठाया। तो डॉक्टर किम नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो। पुलिस स्टेशन में मिन ह्योंग हेजिन के मर्डर केस के डॉक्यूमेंट्स देखती है और उसे कुछ सस्पिशियस लगता है, तो वो अपने सीनियर जो उस केस में काम कर रहे थे उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं समझती हूँ ली जिनसेओ के बयान को नशे की हालत की वजह से नहीं माना गया, पर मैंने देखा कि विक्टिम के पार्टनर डॉक्टर चाह, उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया उनका, और उनका जो रोड एक्सीडेंट हुआ था उसका डिटेल्स भी नहीं है कि एक्सीडेंट किस जगह कौन से टाइम पे हुआ था। पर बजाय उसके सवाल के जवाब देने के वो बातों को घुमाने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं कि प्राइम सस्पेक्ट तुम्हारा भाई है, इसलिए हर चीज़ पे तुम गलती निकालना चाहती हो। हॉस्पिटल में डॉक्टर चाह की बिंटन जाने की बात सुनकर वूजिन डॉक्टर किम से कहता है अब तो चाह भी जा रहा है, तो इस पेशेंट नाम ह्यूजो को हमें डिस्चार्ज दे देनी चाहिए। तो किम कहते हैं कि पहले हम देखते हैं वो पूरी तरह से ठीक हुई है या नहीं, और जब वो खुद डिस्चार्ज लेना चाहेगी तो हम इस पे गौर करेंगे। डॉक्टर चाह नाम ह्यूजो की रेस्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं वो चेक करने जाते हैं, तो ह्यूजो उससे कहती है कि अब वो पहले से बेहतर है तो वो उसे डिस्चार्ज दे दे। फिर डॉक्टर चाह उस रात के बारे में उससे पूछने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ नहीं बताती, तो वो डिस्चार्ज पेपर रेडी करने को बोलते हैं। पुलिस स्टेशन में डीएनए का रिपोर्ट आ जाता है और वो डीएनए ली जिनसेओ से मैच नहीं होता, तो उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। वो बाहर आकर उसे कहती है कि ज़रूर उसे कोई गलत फहमी हुई होगी क्योंकि उस रोज़ डॉक्टर चाह का एक्सीडेंट हुआ था। वो कहता है कि कब हुआ था, हेजिन के मरने से पहले या उसके मरने के बाद, और किस जगह हुआ था एक्सीडेंट, कोई एविडेंस है। उसके इस सवाल से वो खामोश हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। उतने में वहाँ डॉक्टर चाह आते हैं और वो बताती है कि डीएनए मैच नहीं हुआ, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। तो वो पूछता है और नामगीते के केस में ली जिनसेओ का कोई इन्वॉल्वमेंट, तो वो कहती है वैसा कोई एविडेंस नहीं मिला है उन लोगों को उसके खिलाफ। फिर वो उससे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसे खुद कोई आइडिया नहीं था। वहाँ एक होटल में हॉस्पिटल के सारे स्टाफ डॉक्टर किम और वूजिन उसके फेयरवेल की पार्टी रखते हैं, जहाँ वो पहुँचता है और वहाँ एक नर्स उन्हें 7 साल पहले उनके भाई की जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। वही इमरजेंसी सर्जरी जो उसने हेजिन के फ़ोन कॉल आने से पहले की थी, और वो ये भी बोलती है कि मैं उसी दिन आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मैं इमरजेंसी रूम में भी आई थी पर तब तक आप जल्दी में वहाँ से निकल गए थे, और आप इतनी जल्दबाजी में वहाँ से निकले कि मुझे आपको वहाँ बाहर देखकर डर लग रहा था, उस कार को आपके पास आते हुए देखकर, पर शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। वो बार बार उससे पूछते हैं क्या उस रोज़ हॉस्पिटल के बाहर सच में उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। फिर वो वहाँ से पार्टी अटेंड किए बिना उसी हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसने सर्जरी की थी, और वहाँ अपने एक फ्रेंड से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में उतना याद नहीं है, वैसे भी 7 साल हो चुके हैं उस हादसे को। यहाँ मिन ह्योंग उस ऑफिसर के पास आती है जो इनिशियली इस केस पे काम कर रहे थे, और बाद में मिन ह्योंग के टीम लीडर को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया, और डॉक्यूमेंट दिखाकर कहती है कि उस ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में हमें सिर्फ विक्टिम की माँ का स्टेटमेंट मिला है। मीन्स यहाँ डॉक्टर चाह की माँ के बारे में बात हो रही है। वो कहते हैं मुझे भी पता चला था कि उसकी माँ की स्टेटमेंट और विक्टिम के एक्सीडेंट के रिकॉर्ड्स बहुत अलग थे। मैंने बार बार क्रॉस चेक किया, पता लगा जो लोकेशन और टाइमिंग विक्टिम की माँ ने बताया और जो 1-1 रेस्क्यू लॉग में था वो डिफरेंट था, पर उस वक्त मुझे वेकेशन पे जाना था तो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पाया और उसे दूसरे ऑफिसर को दे दिया। पर मैंने उनसे कहा था इसके बारे में अच्छे से जांच करे, तो वो पूछती है कि 1-1 रेस्क्यू टीम ने कौन सा लोकेशन बताया था। यहाँ डॉक्टर चाह अपनी माँ के हॉस्पिटल आता है क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसकी माँ को कॉल करके बता दिया था कि वो उसके हॉस्पिटल अपनी एक्सीडेंट की पूछताछ करने आया है, और उनसे कहता है कि अब उसके एक्सीडेंट का राज छुपाकर अपने बेटे को बचाना चाह रही थी। वो उनसे अपनी खोई हुई यादों के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर वो एक लफ्ज़ नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि वो उसके इस बुरे माजी को उसे भूलने में उसकी मदद करना चाहती थी। डॉक्टर चाह फिर हॉस्पिटल जाकर ह्यूजो को कहते हैं कि मैं तुम्हारा डिस्चार्ज अभी के लिए रोक रहा हूँ। मैं पहले तुम्हारे जले हुए स्किन की सर्जरी करूँगा जो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए करवाना चाहते थे, और वो सर्जरी का सारा खर्च खुद उठाता है। दूसरी तरफ ली जिनसेओ अपने पार्ट टाइमर के काम के लिए जाता है, तो ओनर उसे मारता है और उसे काम पे आने से मना कर देता है क्योंकि इसकी वजह से उसे कस्टमर्स को रिफंड करना पड़ा था। उसके हाथ में उसकी वॉच देखकर उसे कुछ याद आता है कि उसने उस क्राइम सीन में एक रिस्ट वॉच देखा था और उसे उठा भी लिया था। वो फिर अपनी माँ के पास जाता है, उसे पूछता है कि उसका सारा सामान कहाँ है। फिर जब वो अपना सारा सामान खोलता है तो उसमें से वो घड़ी निकलता है। यहाँ हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर चाह का वो फ्रेंड आता है जिसने उसकी माँ को कॉल किया था और उससे माफ़ी मांगता है। तो डॉक्टर चाह उससे पूछते हैं कि सच बताओ मेरा वो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था।
वो बोलता है लोकेशन हेजिन के घर के आसपास का था। शाम के वक्त डॉक्टर चा को ली जिनसियोक का कॉल आता है। वो उसे मिलने को बुलाता है और फिर मिनियोंग को भी कॉल करके उसे बुलाता है, ये कहकर कि उसके पास डॉक्टर के खिलाफ एविडेंस है। वहाँ जब डॉक्टर चा की माँ को पता चलता है कि उसके दोस्त ने एक्सीडेंट की असल जगह के बारे में उसे बता दिया है तो वो परेशान हो जाती है। वहाँ जब मिनियोंग उस ठिकाने पे पहुँचती है तो देखती है ली जिनसियोक घायल है और पास में डॉक्टर चा होते हैं। वो अपने भाई को वहाँ ऐसी हालत में देखकर बहुत टेंस्ड हो जाती है। वहाँ सियो गैंग आता है बाकी पुलिस के साथ। मिनियोंग फिर डॉक्टर चा को गुस्से भरे नज़रों से देखती है। ली जिनसियोक को फिर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में मिनयोंग और उसकी माँ होते हैं और क्राइम सीन पे सियो गैंग है जो ये देखता है कि बाहर से कोई वेपन नहीं लाया गया बल्कि घर के अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर था उसी से ली जिनसियोक के सर पे मारा गया था। मतलब कि कोई उसका जान पहचान का था और अभी के लिए प्राइम सस्पेक्ट डॉक्टर चा थे और उसके पास ली जिनसियोक को मारने की ठोस वजह भी थी, इसलिए शक की सारी सुई उसी पे घूम रही थी। पुलिस स्टेशन में डॉक्टर चा से पूछताछ हो रही होती है और वो सियो गैंग से पूछता है कि क्या वहाँ कोई और सस्पेक्ट उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उसने वहाँ किसी के भागने की फुटस्टेप सुनी थी। वहाँ पर लॉयर चेई आती है और ये एविडेंस देती है कि वहाँ कोई और सस्पेक्ट भी मौजूद था। वो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है जिस वक्त उसे ली जिनसियोक का कॉल आया था उसने एविडेंस के बारे में बात करने के लिए। उसी वक्त उसके डोर पे नॉक किया गया था और उसने उस शख्स को कहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उस वक्त डॉक्टर चा रास्ते में ही थे और ये प्रूव करने के लिए उसने उस रोड की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई। और इस तरह से डॉक्टर चा को छोड़ दिया जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं तब वो ऑफिसर जो हेजिन के केस पे काम कर रहे थे वो कहते हैं कि तुम ली जिनसियोक की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये मुजरिम लोग बस बातों को उलझाकर खुद बचना चाहते हैं। सियो गैंग फिर मिनियोंग को बताता है कि लॉयर के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि जिस सबूत की बात ली जिनसियोक कर रहा था वो कल्प्रिट उसे मारकर वो सबूत लेकर भाग गया। तो मिनियोंग ली जिनसियोक के ठिकाने पे जाती है ये चेक करने के शायद किसी की वहाँ से भागने का सबूत मिल जाए। वो सोचती है कि अगर वो हमलावर सीधा रास्ते से जाता तो डॉक्टर चा से जरूर टकराता, तो हो सकता है कि वो पीछे के रास्ते से गया हो। वो वहाँ चेक करने जाती है और वहाँ डॉक्टर चा को देखती है। उसे कहती है कि वो प्राइम सस्पेक्ट है और उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये पुलिस वालों का काम है। फिर डॉक्टर चा उस रेलिंग पे लगा खून दिखाते हैं जिसपे से वो कल्प्रिट भागा होगा और उसे रेलिंग से लग गया होगा जिसकी वजह से ये खून यहाँ पे है। सो वो ब्लड का सैंपल टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक भिजवा देती है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है जो फुटप्रिंट एंट्रेंस में था और जो पिछले हिस्से में था वो अलग है, मीन्स वो डॉक्टर चा के नहीं है और ना ही वो खून डॉक्टर चा से मैच हुआ जो उसे रेलिंग से मिला था। वहाँ वो ऑफिसर भी उन दोनों की बात सुन रहे होते हैं और पूछते हैं तुम लोग को ब्लड सैंपल भी मिला, और फिर मिनियोंग को इस केस से विड्रॉ करने को बोलते हैं पर वो मना कर देती है। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर चा डॉक्टर किम से कहते हैं कि वो बिंटान नहीं जाएगा, वो यहीं रह करके हेजिन की केस की सच्चाई पता करेगा क्योंकि इसमें शायद वो खुद भी इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ वूजिन को डॉक्टर चा की माँ का कॉल आता है जो उसे उसके बेटे का ध्यान रखने को कहती है। पुलिस स्टेशन में मिनियोंग सीसीटीवी फुटेज में अपने टीम लीडर चॉय होंग को देख लेती है जिन्होंने उसे इस केस से दूर रहने को कहा था। तो वो फिर उसके ब्रश से डीएनए लेकर फॉरेंसिक जाती है और रेलिंग वाले ब्लड सैंपल से कंपेयर करवाती है। वहाँ जिस हॉस्पिटल में ली जिनसियोक एडमिट है वहाँ वो ऑफिसर जाते हैं उसे बस देखने के बहाने से और अकेला पाकर उसकी ऑक्सीजन मास्क हटाने वाले होते हैं। उतने में वहाँ डॉक्टर चा आ जाते हैं और उसे पकड़कर उसका हाथ चेक करते हैं जो कि इंजर्ड था उस रेलिंग से भागते वक्त। वो फिर उसे धक्का देकर वहाँ से भागता है। तब तक ली जिनसियोक होश में आ जाता है और वहाँ उसकी माँ आ जाती है तो डॉक्टर चा उसे डॉक्टर बुलाने को कहकर उस ऑफिसर के पीछे भागते हैं। तब तक मिनियोंग भी आ जाती है और वो पकड़ा जाता है। वो फिर बताते हैं कि डॉक्टर चा की माँ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा प्राइम सस्पेक्ट बने, इसीलिए एविडेंस को मैनिपुलेट करना पड़ा। फिर उनसे वो एविडेंस मांगा जाता है जो उसने ली जिनसियोक के घर से चोरी किया था। हॉस्पिटल में जब मिनयोंग ली जिनसियोक से बात करती है तो वो बोलता है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करने में इतना उलझा था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि जो उसने उस रात देखा क्या वो वैसे ही है जैसा वो कह रहा है। वो बोलता है कि उसने जब डॉक्टर चा को हेजिन के घर से भागते हुए देखा तब शायद वो भाग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में उस घड़ी के परचेस हिस्ट्री को निकाला जाता है। पता चलता है कि ये घड़ी डॉक्टर चा की है, मीन्स उस रात वो हेजिन के घर में थे, ये तो श्योर हो गया था। और इस सॉलिड इन्फॉर्मेशन से ली जिनसियोक दोबारा ट्रायल के लिए अपील कर सकता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चा भी अपने दिमाग पे जोर देते हैं ये जानने के लिए कि आखिर उस रात हुआ क्या होगा। वहाँ पर उनकी माँ आती है और उसे उसका फ़ोन देती है जो 7 साल पहले उनको उसके एक्सीडेंट पे मिला था।
वहाँ पुलिस स्टेशन में एक नए ऑफिसर इस केस को अपने हाथ में ले लेते हैं और वो इस रिस्ट वॉच में लगी डॉक्टर चा की खून की वजह से उसे पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए लाने को कहते हैं। तो मिन योंग बोलती है कि इस वॉच में डॉक्टर चा और हेजिन के अलावा भी एक आदमी का डीएनए मिला है और ली जिन चाओ के केस में भी वो इन्वॉल्व नहीं थे, तो इस तरह से उनसे पूछताछ करके हमें कोई लीड नहीं मिलेगी। तो सियो गैंग कहता है कि डॉक्टर चा ने हॉस्पिटल क्विट कर दिया है और वो बिंटान जाने वाले हैं। तो इसी बात पे वो ऑफिसर कहते हैं कि अभी फ़िलहाल डॉक्टर चा ही हमारी आखिरी उम्मीद है और अगर वो भाग गया बिंटान तो फिर क्या जिम्मेदारी लोगी तुम। तो कुछ ऑफिसर डॉक्टर चा के हॉस्पिटल जाते हैं और कुछ उसके अपार्टमेंट, पर वो कहीं नहीं होते। दरअसल डॉक्टर चा अपना वो पुराना फ़ोन लेकर मिन योंग के पास ही आ रहे होते हैं। वहाँ मिन योंग को डीएनए रिपोर्ट मिलती है जो उसने कंपेयर करने दी थी, एक जो नाम ह्यूजू के नाखून पे था और दूसरा वो रिस्ट वॉच पे, और वो पुलिस स्टेशन के बाहर आती है और डॉक्टर चा को देखकर अपने साथ कार में बैठाकर भगा लेती है। मिन योंग डॉक्टर चा को हेजिन के अपार्टमेंट ले जाती है ताकि उसे वहां जाकर कुछ याद आ सके। फिर वो उसे हिप्नोटिक इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है जहां ली जिन स्याक भी होता है। दोनों की हिप्नोटिक इन्वेस्टिगेशन से यही पता चलता है कि वहां डॉक्टर चा के अलावा भी कोई और था। डॉक्टर चा ने उस गुनहगार का चेहरा भी देखा था, पर क्योंकि वो इतना शॉकिंग था कि उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वो आखिर कौन था। पर इतना तो पता चल चुका था कि वो जो भी था उसके करीब का ही शख्स था, क्योंकि नाम यूजू के नाखून पे लगा खून और रिस्ट वॉच पे लगा खून दोनों मैच्ड हुआ था और उसी ने विटनेस हटाने के लिए यूजू पे हमला किया। उसी ने डॉक्टर चा को फंसाने के लिए नाम गीतेक के मर्डर को ऐसा दिखाया कि वो सुसाइड है। वहाँ पुलिस स्टेशन में वो सीनियर ऑफिसर सारे ऑफिसर की क्लास ले रहे होते हैं क्योंकि वो डॉक्टर चा को पकड़ने में नाकामयाब हो गए थे। उतने में वहाँ डॉक्टर चा आते हैं और उस ऑफिसर को अपना वो फ़ोन देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर डॉक्टर चा बताते हैं कि कोई अननोन आईडी से उसे हेजिन के ऐसे पिक्चर्स भेजा करता था जिसे देखकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सके, पर वो इन सब फोटोज़ पे उतना गौर नहीं करता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे। पुलिस स्टेशन में इस केस को लेकर मीटिंग हो रही थी और समझ आ गया था कि वो कल्प्रिट कोई डॉक्टर चा का जान पहचान का ही है, और प्लस वो की रिंग जो नाम की टेक के बालकनी से मिला था। तो ऑफिसर कहते हैं कि जो भी उस वॉलेंटियर प्रोग्राम में था उन सब को बुलाकर पूछताछ की जाए। फिर सियो गैंग हेजिन की क्राइम फोटोज़ देखकर कहता है कि पिक्चर देखकर लगता है कि किसी ने आउट ऑफ जेलेसी उसे धक्का दिया होगा और फिर वो गिर गई होगी और इसे छुपाने के लिए उसने फिर स्टैब किया ताकि ये कोई रॉबरी का केस लगे। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर चा हेजिन के पोस्ट देख रहे थे जिसमें वो उसके डांस ग्रुप के कुछ फोटोज़ में एक लड़के को देखकर उस पर सर्च करने लगते हैं। नाम यूजू का भी हाल डॉक्टर चा जैसा ही था। उसने भी कल्प्रिट को देखा पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। मिन योंग भी सोच रही है कि ये की रिंग सिर्फ कैदियों को तो नहीं मिली होगी, मेडिकल स्टाफ्स को भी तो मिला होगा जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया था। वहाँ नाम यूजू की सर्जरी भी शेड्यूल्ड हो गई थी। वहाँ डॉक्टर चा की माँ अलग वहाँ आकर बाकियों से पूछती कि क्या हुआ, वो अब तक बिंटान के लिए रवाना नहीं हुआ और अब फिर से सर्जरी करने वाला है। वहाँ फिर सियो गैंग आता है और जो उस प्रोग्राम में मौजूद है उन सबको पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ फिर सबसे पूछताछ होती है। वुजिन से पता चलता है कि वो डॉक्टर चा का अच्छा दोस्त है और उसके दोस्त की माँ उसके लिए भी माँ जैसी है। जब उससे पूछा जाता है कि जब नामगी टेक का खून हुआ तो वो उस वक्त कहाँ था, तो वो कहता है कि वो किसी बार में ड्रंक था। और फिर जब उससे उसकी की रिंग के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलता है कि डॉक्टर किम ने ही सबकी की रिंग ले ली थी हॉस्पिटल के शोकेस में रखने के लिए। उन्हें ये सब कलेक्ट करना अच्छा लगता है। डॉक्टर किम जो डॉक्टर चा की माँ के कॉलेज क्लासमेट रह चुके हैं, जब उनसे इस की रिंग की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि एक की रिंग चोरी हो गई थी। फिर उनसे भी वही सवाल पूछा जाता है कि वो नामगी टेक के मर्डर के टाइम कहाँ थे। वो कहते हैं कि मैं तो घर पे था। डॉक्टर चा की माँ से पूछा जाता है कि ये सुनने में आया है कि वो अपने बेटे की हेजिन के साथ शादी के खिलाफ थी, और ये भी कि क्या उन्हें उन फोटोज़ के बारे में कुछ पता है जो उसके बेटे को भेजी जा रही थी। वो कहती है कि उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। और की रिंग के बारे में पूछने पर वो बोलती है कि मैंने ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। की रिंग देना हमारा काम है, ना कि रखना। वहाँ डॉक्टर चा उस डांस ग्रुप के लड़के जिसका नाम ह्यून सुक है उसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि उसने हेजिन के मौत के बाद 7 साल पहले ही डांस ग्रुप छोड़ दिया। तो वो उसके एड्रेस को लेकर उसके घर जाते हैं जहाँ ताला लगा होता है। उतने में ह्योनसुक आता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बात करने जाते हैं। वो ग्रुप छोड़ने की वजह ये बताता है कि हेजिन उसे बहुत सपोर्ट किया करती थी और उसके मरने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसने डांस ग्रुप छोड़ दिया। फिर वो हेजिन का लैपटॉप उसे देता है और बताता है उस अजीब सी फोटोज़ के बारे में जो कोई हेजिन को भेजा करता था, जिसमें वो उसके या किसी और लड़के के साथ होती और देखने में ऐसा लगता कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मीन्स के ऐसे पिक्चर्स हेजिन और डॉक्टर चा दोनों को भेजे जा रहे थे ताकि डॉक्टर चा हेजिन से सारा रिलेशन ख़त्म कर दे और ये शादी ना हो सके।
घर पे हेजिन के लैपटॉप को ओपन करने की वो बहुत कोशिश करते हैं, पर उसे पासवर्ड नहीं पता है। फिर वो सोचते हैं कि उसे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हेजिन अकेले ही सब कुछ झेल रही थी। अगले दिन KSH हॉस्पिटल में एक लड़की आती है डॉक्टर चा के पास अपने फेस का सर्जरी कराने के लिए। उसे ठीक वैसा ही चेहरा चाहिए था जैसे कि ब्यूटीफाई और फिल्टर लगाने के बाद होता है, पर डॉक्टर चाह कहते हैं कि चेहरे को इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता जितना उसने अपने फ़ोटो में बार बार रिटच करके किया है। तो वो लड़की वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। वहाँ मिन ह्योंग ली जिन स्योक के साथ लॉयर चेई के पास रीट्रायल के सिलसिले में जाती है। फिर वो उससे वूजिन और डॉक्टर चाह के बारे में पूछती है कि दोनों की पर्सनालिटी अलग होने के बावजूद भी वो दोस्त कैसे बने, और वूजिन के बारे में भी पूछताछ करती है। तो वो बताती है कि दोनों हाई स्कूल में मिले थे और वूजिन जैसे कि एक्सट्रोवर्ट है, उसी ने डॉक्टर चाह से दोस्ती की थी और डॉक्टर चाह की माँ की सपोर्ट करने की वजह से ही वो डॉक्टर बना है। डॉक्टर चाह जब लैपटॉप ओपन कराने लेकर जाते हैं शॉप में, तो वो मैकेनिक कहता है कि ऐसा लगता है कि लैपटॉप में 027 बार बार प्रेस हुआ है। तो वो लैपटॉप लेकर अपने कैबिन में वो और हेजिन जिस दिन पहली बार मिले थे उस डेट को पासवर्ड में डालकर देखता है, तो वो ओपन हो जाता है। वो आगे सारे फोल्डर्स चेक कर ही रहा होता है, उतने में नर्स आकर उसे कहती है कि नाम यूजो की सर्जरी का वक्त हो चुका है। सर्जरी रूम में वूजिन भी है जो डॉक्टर चा की इस सर्जरी में हेल्प कर रहा है। जब ह्यूजो को एनेस्थेसिया दिया जाता है तो वो अपने सामने वूजिन को बड़े गौर से देखती है और फिर एनेस्थेसिया के असर से वो बेहोश हो जाती है। पुलिस स्टेशन में सियोगैंग मिन ह्योंग के कहने पे उस कल्प्रेट के सारे रूट्स को मॉनिटर कर रहा होता है जब नाम यूजो पे हमला किया गया था, और वो जिस रास्ते से गया वो सारे कैमरास देख रहा था, और लास्ट में वो सबवे से कहाँ उतरा वो इसकी रिपोर्ट मिन ह्योंग को देता है, जो कि KSH हॉस्पिटल के आसपास का रूट था। मिन ह्योंग फिर सबको कनेक्ट करने की कोशिश करती है। जब नामगी तेक को डॉक्टर चा के कैबिन से लेकर कैब तक लेकर गया तो नामगी तेक ने अपना एड्रेस ज़रूर बताया होगा। की रिंग की जब वो पूछताछ कर रही थी तो वो भी मौजूद था, और जब उसे ह्यूजो का कॉल आया तब भी वो वहाँ पर था, और उसी रात हो सकता है कि वो मिन ह्योंग को फॉलो करके आया हो। वो जल्दी से भागते हुए जाती है। नाम ह्यूजो के घर के आसपास के सारे रास्ते की फुटेज चेक करती है कि क्या वूजिन की कार उसके पीछे थी। वहाँ नाम ह्यूजो भी होश में आती है और जल्दी जल्दी उस कल्प्रेट की आंखें ड्रॉ करती है जो उसने उस रात देखा था। फिर KSH हॉस्पिटल को सर्च करती है ऑनलाइन। वहाँ डॉक्टर चा भी जब अपने कैबिन जाते हैं और हेजिन के लैपटॉप में फ़ोटोज़ के फोल्डर्स देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं उस फोटो में वूजिन की रिफ्लेक्शन देखकर। वो यूजिन के कैबिन जाते पर वो वहाँ नहीं होता है। जब मिन ह्योंग को भी पता लगता है कि वो कार वूजिन की ही थी जो उसको फॉलो कर रही थी, वो भागते हुए KSH हॉस्पिटल को निकलती है। नाम ह्यूजो भी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। जब वूजिन उसके रूम में आता है और उसे वहाँ नहीं दिखता है तो वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगता है और नाम ह्यूजो को भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। वहाँ डॉक्टर चा भी देखते हैं कि नाम ह्यूजो अपने बेड पे नहीं है। मिन ह्योंग भी ह्यूजो को कॉल पे कॉल लगाती है पर वो अपना फ़ोन वहीं भूल गई थी। डॉक्टर चा फिर वूजिन को सीढ़ियों पे दौड़ते हुए देखते हैं और उसे याद आ जाता है कि वो वूजिन ही था जो हेजिन के घर से ऐसे ही सीढ़ियों से भाग रहा था। ह्यूजो डर के मारे पार्किंग लॉट में छुप जाती है और वूजिन उसके पास आ रहा होता है। डॉक्टर चा को जैसे ही सब कुछ याद आने लगता है वो वहीं खड़े होकर सब कुछ रिकॉल करने लगते हैं। उतने में ह्यूजो पार्किंग लॉट में जाकर छुप जाती है और वूजिन भी उसका पीछा करते करते वहाँ तक आ जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, उतने में ही वहाँ वॉचमैन आ जाता है और वूजिन को डॉक्टर किम का कॉल भी आता है, जिन्हें उस पर थोड़ा शक होने लगता है। वो उसे सर्जरी के लिए बुला रहे होते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। वॉचमैन फिर ह्यूजो से पूछता है कि बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो। उतने में वहाँ डॉक्टर चा आ जाते हैं, जिसे देख वो वहाँ से चला जाता है और ह्यूजो बोलती है कि वो एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर तो लोगों की जान बचाते हैं ना, तो एक डॉक्टर होके कोई ऐसा कैसे कर सकता है। डॉक्टर चा मिन ह्यू को कॉल करके उसे बोल देते हैं कि वो ह्यूजो को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। सो वो पुलिस स्टेशन की तरफ यू टर्न करती है। डॉक्टर चा ह्यूजो को मिन ह्योंग के हवाले करके चले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर किम सारी सर्जरीज कैंसिल करवा देते हैं। डॉक्टर चा कार में बैठे उस दिन की बात याद करते हैं जिस रोज़ की वो फ़ोटो थी जिसमें हेजिन ह्यून सॉक के साथ बैठी थी और वो उस रेस्टोरेंट आया था और उसने वहाँ वूजिन को भी देखा था, जो पूछने पे ये बहाना किया था कि वो यहाँ किसी से मिलने आया है, जबकि ऐसा नहीं था। वो ही हेजिन की ऐसी फ़ोटोज़ खींचता था और उसे और डॉक्टर चा को भेजा करता था और ये बात हेजिन को भी पता थी। तभी तो उस मर्डर की रात वो डॉक्टर चा से कॉल पे बात कर रही थी कि उसे ये सब के बारे में उसे पहले ही बता देना चाहिए था। पुलिस स्टेशन में ह्यूजो का स्टेटमेंट लेने के बाद मिन ह्योंग सियोगैंग को वूजिन का अरेस्ट वारंट तैयार करने को बोलती है
तब तक वो उसकी डीएनए जो उसने उसके पुलिस स्टेशन आने पर कब से लिया था उसको उस डीएनए से मैच कराती है जो ह्यूजो के नाखून और रिस्ट वॉच पे मिला था। डीएनए मैच होते ही सब उसको पकड़ने निकल जाते हैं। यहाँ डॉक्टर किम को वूजिन पे इसलिए शक हो रहा है क्योंकि उन्हें पता लगा है कि उसने 7 साल पहले मर्डर की रात सिंगापुर कॉन्फ्रेंस अटेंड ही नहीं किया था। फिर वो उससे ये पूछता है कि आखिर उसने ये सब किया ही क्यों, कितनी मुश्किल से तो वो डॉक्टर बना था। वो कहता है तो फिर आपने मेरी आज की सारी सर्जरीज कैंसिल क्यों करवा दी, क्योंकि मैं डॉक्टर चा नहीं हूँ इसलिए। तो वो बोलते हैं कि तुम इतनी सालों से खुद को डॉक्टर चा से कंपेयर कर रहे थे। तो वो बोलता है मैंने नहीं, आप लोगों ने किया, स्कूल में और हॉस्पिटल में भी, आपने और माँ ने भी, मीन्स डॉक्टर चा की माँ। वहाँ जब डॉक्टर चा हॉस्पिटल पहुँचते हैं और सर्जरी कैंसिल होने पर सारे पेशेंट्स को रिसेप्शन पे हल्ला मचाते देखते हैं तो वो फिर डॉक्टर किम के पास जाते हैं जिन्हें सर पे चोट लगी है, जो वूजिन का काम है। वहाँ सारी पुलिस हॉस्पिटल पहुँचती है और सियो गैंग डॉक्टर चा को अपने कार से वहाँ से निकलते देखता है। अंदर जाकर पता लगता है कि यूजिन हॉस्पिटल में नहीं है और डॉक्टर चा उसी के पीछे गए हैं। वो मिनयोंग को ये रिपोर्ट कर देता है। हॉस्पिटल में फिर चा की माँ आती है। किम मुझसे पूछते हैं कि वो इस शादी के खिलाफ थी और वूजिन को सब बताया करती थी, तो क्या ये बात भी बताई थी। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैंने वूजिन को बोलकर हेजिन को मरवाया। फिर दिखाया जाता है नामगीते को मारने की वजह। दरअसल जब डॉक्टर चा ने सर्जरी करने से मना कर दिया था तब वूजिन ने ऑफर किया था कि वो नहीं तो मैं कर दूंगा। तो नामगीते बोलता है कि सब कहते हैं कि डॉक्टर चा ही बेस्ट है, इसलिए बाकी हॉस्पिटल छोड़कर मैं यहाँ आया। तो वो उस रात उससे मिलने की रिंग लेकर आता है इस बहाने से कि उसने वो प्रोग्राम में उन कैदियों की मदद की थी और अगर उसे डॉक्टर चाह की वजह से कोई परेशानी है तो वो उसे बताए। पर वो वही कहता है कि डॉक्टर चाह जब मान जाए सर्जरी के लिए तब बताना, वरना यहाँ से चले जाओ। तो वो गुस्से में बालकनी से उसे धक्का दे देता है। वो अभी फेंसिंग क्लब में अपना सारा सामान एक बैग में भर रहा होता है। वहाँ डॉक्टर चा भी आ जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। वो बोलता है कि वो उसके माँ के कहने पे हेजिन के पास जाया करता था, उसकी फोटोज लेता था, क्योंकि उसकी माँ को हेजिन ज़रा भी पसंद नहीं थी। वो उसे ब्लेम करता है कि उसी की वजह से हेजिन मारी गई और वो कातिल बन गया। फिर वो उसे अपनी माँ की पिक्चर देता है जिसमें वो किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव के पास जा रही होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ मिनयोंग पहुँचती और डॉक्टर चा से कहती है कि वो खुद को यूजिन से दूर रखे, ये उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। वो कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता और वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर चा फिर अपनी माँ से इस बारे में कॉल पे बात करते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। उसकी माँ कहती है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बताती है कि वूजिन को कॉग्निटिव डिसोनेंस की बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग को पता है कि ये काम गलत है लेकिन फिर भी वो वही काम करते हैं। डॉक्टर चा फिर लॉयर चेई के पास आते हैं और हेजिन की क्राइम फोटोज़ देखते हैं और चले जाते हैं। ये बात वो मिनयोंग को बताती है और पूछती है कि आखिर मामला क्या है। तो वो फिर से फोटोज़ चेक करने पुलिस स्टेशन जाती है। गौर से देखने पे उसके गले में निशान होते हैं, जैसे कि वहाँ प्रेशर पड़ा हो, जैसे कि किसी ने उसका गला दबाया हो। और उसको जब चाकू से मारा जा रहा था तो उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, यानी वो अनकॉन्शियस थी। तो हो सकता है उसकी मौत गिरने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई और बाद में उस कातिल ने उसे चाकू से स्टैब किया। उस कातिल ने उसके मरने के बाद भी बार बार उसे स्टैब किया, जैसे कि वो किसी और का गुस्सा उस पर निकाल रहा हो। वहाँ सियो गैंग वूजिन के कार को ट्रैक कर रहा था। वो कार मिल जाती है पर उसमें वूजिन नहीं होता है, कोई और होता है। वूजिन ने इस कार के ऊपर लिखा था कि इसे एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में ले जाकर पार्क कर दे, तो वो ड्राइवर वही कर रहा था। मीन्स वो पुलिस को उलझा रहा था, जिसका मतलब ये है कि कोई उसके टारगेट में है, या तो डॉक्टर चा या तो उसकी माँ। डॉक्टर चा को वूजिन का कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। तो वो अपनी माँ को कॉल करता है वार्न करने के लिए, पर तब तक वूजिन उसके माँ के हॉस्पिटल आ जाता है। वहाँ जब मिनयोंग पहुँचती है तो चा की माँ की फ़ोन को फर्श पे गिरा हुआ देखती है जिसपे खून लगा होता है। वूजिन उन्हें KSH हॉस्पिटल लेकर आता है और उन्हें स्ट्रेचर से बांध देता है और कहता है कि वो हेजिन के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगा कर रखी थी। वो चाहती थी कि डॉक्टर चा की ज़िंदगी से वो दूर हो जाए और ये भी कि वो सिर्फ डॉक्टर चा से प्यार करती है। वहाँ मिनयोंग को सियो गैंग डॉक्टर चा को लोकेशन KSH हॉस्पिटल के आसपास का बताता है। वो जल्दी से वहाँ जाती है। तब तक डॉक्टर चा हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। अपनी माँ के बारे में वूजिन से पूछते हैं। वो बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ हेजिन को मरवाना चाहती थी, किसी को उसके पीछे लगा कर रखा था। मैं नहीं चाहता था कोई और हेजिन को मारे, मैं उससे प्यार करता था, मैं कैसे किसी और के हाथों उसे मरता देखता। उस रात भी वो हेजिन के घर उसकी माँ की सच्चाई बताने गया तो उसने कहा वो खुद देख लेगी ये सब। पर वो उसे बोलता है कि उसे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, उसकी जान खतरे में है। पर वो बोलती है कि मैं चा जियोंगवू को सब बता दूंगी।
ये सब खींचतानी में वो गिर जाती है और उसके सर पे एक टेबल से लग जाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वैसे ही छोड़ देता है। जब उसे होश आती है तब तक उसका बहुत सारा खून निकल गया था। वो डॉक्टर चा को कॉल लगाती है ये सब बताने के लिए, पर तब तक वूजिन उसका फ़ोन छीन लेता है। तो वो डॉक्टर चा को बोलता है कि ये सब बस एक हादसा था। डॉक्टर चा उसे बहुत मारते हैं और फिर उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ उसकी माँ को उसने बांध कर रखा था। वहाँ वो खून से लथपथ स्ट्रेचर में पड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे हेजिन थी। वो गुस्से में एक सर्जरी की नाइफ उठाता है वूजिन को मारने के लिए। वूजिन उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगता है उसकी माँ के बारे में बुरा बुरा बोलकर। वहाँ मिन योंग आती है पर तब तक वो उसे मार चुका होता है। उस इंसिडेंट के बाद KSH हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर चा की माँ जिसे सही सलामत दिखाया जाता है क्योंकि वूजिन ने उन्हें मारा नहीं था, बस ब्लड के पैकेट को खोलकर उनके ऊपर डाला था ताकि इससे डॉक्टर चा ट्रिगर हो जाए और वूजिन को मारकर खुद भी उसकी तरह कातिल बन जाए। वो वूजिन के कैबिन से सारा सामान बॉक्स में भरती है। वहाँ डॉक्टर किम आकर उनसे पूछते हैं कि वो क्या सच में प्राइवेट डिटेक्टिव के पास गई थी। तो वो कहती है हाँ, इस शादी को रोकने के लिए मैं बस हेजिन की कोई कमजोरी ढूंढना चाहती थी, पर उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। दरअसल वूजिन ने उसकी माँ की इस चीज़ को गलत वे में ले लिया था कि वो हेजिन को पसंद नहीं करती और उसे मार डालेगी, जबकि उसने ये सारी खिचड़ी अपने जहन में पका रखी थी क्योंकि वो हेजिन से प्यार करता था और उसे वैसे ही डॉक्टर चा से जलन थी स्कूल के वक्त से। और इस बार भी हेजिन भी डॉक्टर चा को मिल रही थी, तो वो ये शादी रोकने के लिए खुद फोटोज भेजता था और ब्लेम उसकी माँ को करता था ताकि हेजिन डॉक्टर चा की माँ की वजह से उसे छोड़ दे। डॉक्टर चा की माँ को अफसोस है कि वो वूजिन के दिल में क्या है वो नहीं जान पाई, इसीलिए लोगों को और अच्छे से समझने के लिए, ताकि वो अपने पेशेंट्स को और अच्छे से समझ पाए, वो अपने हॉस्पिटल को बंद करके बाहर मुल्क एक वॉलंटियर प्रोग्राम अटेंड करने जा रही होती है जिसमें वो और सीखना चाहती है जिससे कि वो अपने पेशेंट्स की सही तौर पर मदद कर सके। वहाँ डॉक्टर चा पुलिस स्टेशन आते हैं वूजिन से मिलने जो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। दरअसल वूजिन मरा नहीं था उस रात उसी ने डॉक्टर चा का हाथ पकड़कर खुद पे हमला किया था ताकि वो फंस जाए। तो वहाँ मिन योंग फिर जल्दी डॉक्टर चा को उसे ट्रीट करने को बोलती है और क्योंकि वो एक डॉक्टर है और ऐसे किसी को मरने नहीं दे सकते, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर चा अभी उससे मिलने डिटेंशन कैंप इसलिए आए हैं क्योंकि वूजिन अभी भी डिनाई कर रहा है कि उसने हेजिन का कत्ल नहीं किया, वो बस एक एक्सीडेंट था। वो बोलते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, जब तुमने उसे धक्का दिया और उसके सर पे चोट लगी तब भी वो जिंदा थी, उसे तुमने ही गला दबाकर मारा और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कॉज ऑफ डेथ यही निकलता है। डॉक्टर चा ने कहा उस रात तुमने हेजिन को नहीं बल्कि मुझे मार दिया। एक डॉक्टर होकर भी इतना लाचार हो गया था कि मैं खुद के प्यार को ही नहीं बचा पाया। कोर्ट में ली जिनस्योक का रीट्रायल होता है। लॉयर चेई उसका केस लड़ती है और सारे पुख्ता सबूतों को पेश करने के बाद उसे बेगुनाह वर्डिक्ट कर दिया जाता है और उस ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जिसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। कोर्ट रूम के बाहर डॉक्टर चा ट्रायल खत्म होने का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ मिन योंग उन दोनों को अकेले बात करने के लिए अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है। डॉक्टर चा ली जिनस्योक से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे लगा था मैं ही सिर्फ विक्टिम हूँ, पर मैं तुम्हारा गुनहगार बन गया। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी के 7 साल बर्बाद हो गए। अगले दिन डॉक्टर चा हेजिन के मेमोरियल पे जाते हैं जहाँ वो मिन योंग को भी देखते हैं। पूछने पे वो बताती है कि वो कई सालों से यहाँ आया करती है जब से उसे पता चला था कि उसके भाई की वजह से ये सब हुआ। फिर वहाँ से वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं जहाँ मिन योंग उसे इसी तरह स्माइल करने को बोलती है जिस गिल्ट की वजह से उसने हंसना, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। और वो उनसे कहती है जो लोग आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गए उनके लिए खुले दिल से खुश होकर जीकर हम उन्हें इज्जत दे सकते हैं। वो बोलते हैं और ये मैं कैसे कर सकता हूँ। वो बोलती है जो हॉस्पिटल आपने बंद कर रखा है उसे खोल कर फिर से पेशेंट को कंसल्टेशन देकर। वो कहते हैं हॉस्पिटल डायरेक्टर किम ने बंद किया है क्योंकि वो उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। ली जिनस्योक के बारे में फिर जब डॉक्टर चा पूछते हैं तो वो बताती है कि वो अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है जो वो इन 7 सालों में नहीं कर पाया और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर चा बोलते हैं अगर वो पास हुआ तो मैं उसे ट्रीट दूंगा। लास्ट में वो भी मिन योंग को थैंक्स कहते हैं इस केस में उनका साथ देने के लिए। फिर वो अपनी माँ को उनके जाने से पहले उन्हें ठीक से गुड बाय भी कहने आते हैं। यहाँ डॉक्टर किम भी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हॉस्पिटल को रीओपन कर देते हैं और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अंदर के जख्म को भरने के लिए बाहर के जख्म भरने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब से वो लोग रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी भी करेंगे कॉस्मेटिक के साथ साथ और विक्टिम्स की पूरी तरह हीलिंग करने की कोशिश करेंगे। मिन योंग और सियोगांग को भी प्रमोशन मिलता है। हॉस्पिटल में वही लड़की आती है जो अपना चेहरा बिल्कुल फिल्टर जैसा बनाना चाहती है क्योंकि ऑनलाइन उसे एक लड़का पसंद आया है जो उससे मिलना चाहता है और उसने उसकी फिल्टर वाली फोटो देखी है। डॉक्टर चा कहते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे जहाँ तक उनसे हो पाएगा। जहाँ वो पहले अपने पेशेंट्स को सर्जरी का मना करके निराश कर देते थे,
अब वो अपने पेशेंट्स की हद से ज़्यादा मांग को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें खुशी खुशी ट्रीट करने को तैयार है। फिर वो मैसेज करके मिन ह्योंग को मिलने बुलाते हैं और फ्लावर बुके लेकर आते हैं, पर उसके लिए नहीं, उस ट्रांसजेंडर के लिए जिसने अपनी आर्ट की एग्जीबिशन रखी थी, और वो दोनों वहाँ जाते हैं। लास्ट में मिन ह्योंग उनके हॉस्पिटल के बारे में बात करती है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया हॉस्पिटल को रीओपन करके। वो कहते हैं तुम्हें मेरे हॉस्पिटल में दिलचस्पी है या मुझ में? वो फिर ब्लश करने लगती है। डॉक्टर चा फिर कहते हैं तुम्हें लगा था वो बुके तुम्हारे लिए है क्या? कोई नहीं, तुम्हारी प्रमोशन की खुशी में मैं तुम्हें वैसे ही फ्लावर बुके दूंगा। और वैसे तुम्हें क्या क्या पसंद है? और इस तरह से इन दोनों की जिंदगी की नई और प्यारी शुरुआत होते ही ये ड्रामा एंड हो जाती है।